तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज स्पोर्ट्स इंजरीज। आज हम लोग का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। वी हैव कवर्ड द फर्स्ट फेज ऑफ आवर फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किया है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके मोस्टली टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का बात करें, किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का बात करें, हेल्थ एजुकेशन का बात करें, उनमें जो अभी तक आपने चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इवन दो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज में भी कुछ ऐसे इंजरीज हैं जिनमें मैं उन चीजों को रिलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। जो नए बच्चे आए हैं, डोंट वरी, आई विल शेयर द वीडियोस विद यू। आप लोग उसको देखिएगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कवर करिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सेकंड फेस आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है आपको, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स इंजरीज, आपका थेरेपेटिक मोडालिटीज है, ये काफी इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी से चाहे आप टीजीटी पीजीटी का कोई एग्जाम दे लीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप यूजीसी के नेट का एग्जाम दे दीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई सेट एग्जामिनेशन देंगे, उसके अंदर भी आपको स्पोर्ट्स इंजरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि टीजीटी पीजीटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो टीजीटी पीजीटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको एक जो है लाइन लिखी हुई मिलेगी ऊपर और उसका ऑप्शन मिलेगा, आपको इंजरीज लिखे होंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। अगर बात करूं मैं यूजीसी नेट के, तो यूजीसी नेट के अंदर आपको चार ऑप्शन इधर देखने को मिलेगा, चार ऑप्शन इधर देखने को मिलेगा, आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सारी इंजरीज को डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर आप समझोगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट हम लोग हमेशा बेसिक से लेके एडवांस तक चलते हैं, तो बेसिक से लेके सारी एडवांस तक चीजों को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट स्पोर्ट्स इंजरीज। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पोर्ट्स इंजरीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। यही आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, आई नो दैट। एक्यूट इंजरीज कौन सी इंजरीज, बताओ कौन सी इंजरीज होती है एक्यूट इंजरीज? जो शॉर्ट टाइम में हो, चैट बॉक्स में बताते रहिए, जो मैं पूछता रहूंगा आपसे। क्रॉनिक इंजरीज कौन सी होती है? क्रॉनिक इंजरी कौन सी होती है? जो लॉन्ग टाइम में होती है। यही आप लोगों ने पढ़ा है। बट आज एक नई चीज सीखी आप लोग। नई चीज क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज को बेसिकली बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे फिनोमिना है जिसके बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूं स्पोर्ट्स इंजरीज को, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसमें करूंगा मैं? कॉन्सिक्वेंशनल इंजरीज। दूसरा क्या होगा? नॉन कॉन्सिक्वेंशनल इंजरीज। सर ये कॉन्सिक्वेंशनल इंजरी क्या होगी, नॉन कॉन्सिक्वेंशनल इंजरीज क्या होगी? देखो बेटा, कॉन्सिक्वेंशनल इंजरीज वो इंजरीज होती है जो आप स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे इंजरीज हो आपको। मान लो आप गए फुटबॉल खेलने के लिए, वहां आप रनिंग कर रहे हो और रनिंग करते करते आप वहां पे गिर गए या किसी दूसरे प्लेयर से टकरा गए, वहां पे जब आपको इंजरीज हुई, तो दीज आर कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज। अब मान लो आप ऐसी जॉब करने के लिए जा रहे हो अपना, या अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। अब दोस्त से मिलने जा रहे हो और वहां पे आप गिर गए, ठीक है, चोट लग गई आपको। तो क्या मैं इसको स्पोर्ट्स इंजरीज बोलूंगा? बेटा बोलिए चैट बॉक्स में आप, क्या मैं इसको स्पोर्ट्स इंजरीज बोलूंगा? नहीं। ठीक है, तो वैसी इंजरीज को हम लोग नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझ आ गई। कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज आर दोज इंजरीज विच अकर्ड एट द प्लेइंग टाइम। जो आप खेलने के टाइम पे आपको जो होती है, दीज आर कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज। और वैसी इंजरीज जो आपको खेलने के टाइम पे नहीं होती, उसको नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज कहते हैं। अब जो कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज है, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सी? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि प्राइमरी इंजरीज कौन सी है, सेकेंडरी इंजरीज कौन सी है। और इसको फर्दर और आप आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन सी? एक्यूट और क्रॉनिक इंजरीज में। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, यही जो मैंने आप लोग को बताया, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज आर दोज इंजरीज विच अकर्ड एट द टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स। जो आपको स्पोर्ट्स खेलने के टाइम पे इंजरीज हो, उनको हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज कहते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। दूसरा, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज आर दोज इंजरीज विच कैन नॉट अकर्ड एट द टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स। ठीक है, जो आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे इंजरीज ना हो, वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज है। इट अकर्स वाइल नॉट प्लेइंग। जब आप खेलते नहीं हो उस टाइम पे जब आपको इंजरीज हो जाए, दीज आर नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आइए नेक्स्ट, प्राइमरी इंजरीज। देखिए, प्राइमरी इंजरीज वो इंजरीज होती है जो आपके, यहाँ पे मैं यूज करूंगा
10। देखिए, प्राइमरी इंजरीज कौन सी इंजरीज होती है? जो आपके बॉडी के अंदर फोर्स जनरेट हो और वहां पे जाके आपको इंजरीज हो जाए। कैसी इंजरीज? देखिए, अगर मैं आपको, ये आपका बोन बनाओ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपका बोन बनाओ, बताओ बोन से बोन जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन से बोन में जो चीज कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इजी चीज है, बताइए चैट बॉक्स में, बताओ बेटा। लो, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडन या लिगामेंट? ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई कह रहा है लिगामेंट, कोई कह रहा है टेंडन। भाई क्यों दिक्कत परेशानी इसके अंदर? क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर? देखिए, एक टर्म बता देता हूं जिससे आप लोग आराम से समझ सकते हो कि बोन से बोन कौन कनेक्ट करता है। और देखिए, MTB, ठीक है। MTB का मतलब क्या? M मतलब मसल, और स्वराज आपका वीडियो ऑन है। B मतलब बोन। स्वराज वीडियो ऑन है आपका, वीडियो ऑफ करो। स्वराज, योर वीडियो इज ऑन, ठीक है। मसल से मसल से जो बोन को कनेक्ट करे दैट इज अ टेंडन। कौन कनेक्ट करता है? मसल से बोन को जो कनेक्ट करे दैट इज टेंडन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, MTB मतलब मसल, TB बोन मतलब मसल से जो कनेक्ट, बोन को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज टेंडन, ठीक है। तो ये हो गया टेंडन। दूसरा जो हो गया, कौन सा हो गया? एक मिनट। दूसरा आपका जो बोन से बोन को कनेक्ट करके रखे, जो बोन से बोन को कनेक्ट करके रखे, दैट इज लिगामेंट, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? BLB, या बल्ब से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, बल्ब। ओके, इसे याद कर सकते हो बल्ब से। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज वो होती है जो आपको खेलने का मतलब स्पोर्ट्स के टाइम पे नहीं होती। वो फर्दर हो सकती है, चाहे आपका लेसरेशन हो गया, एब्रेशन हो गया, हो सकता है, बट आपको स्पोर्ट्स फील्ड पे नहीं हुआ है, वो आपको खेलने के टाइम पे नहीं हुआ, दैट इज अ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज, पल्लवी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? देखिए, यहाँ पे मैंने बोन से बोन को कनेक्ट कर दिया, और किसकी हेल्प से? मैंने लिगामेंट की हेल्प से भैया इसको कनेक्ट कर दिया है। अब प्राइमरी इंजरी क्या होगी आपकी? ऐसी इंजरीज जो आपके बॉडी के अंदर फोर्स जनरेट हो, ठीक है। मतलब आप, मेरा ये बोन है, ठीक है, ये कौन सी बोन है मेरी? ह्यूमरस, और यहाँ पे रेडियस अल्ना। मान लो ये बोन कनेक्ट है, दोनों बोन कनेक्ट है, किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से। अब अगर मैं इसको ओवर स्ट्रेच कर दूं, तो ओवर स्ट्रेच कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा है मेरे बॉडी में से, फोर्स लगा रहा हूं, ओवर स्ट्रेच हो रहा है, लिगामेंट स्ट्रेच हो रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप की इंजरीज को मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी इंजरीज, ठीक है। समझ आ गया प्राइमरी इंजरीज का मतलब क्या होता है? ओके, प्राइमरी प्राइमरी इंजरीज आर दोज इंजरीज जो आपके बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो रही है, उसकी वजह से जो हो, वो प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी का कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं, ये मेरा एक बोन है ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना है, मैं एक्सटर्नली मतलब फोर्स लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करके रख रहा है? लिगामेंट। अब लिगामेंट कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे लिगामेंट टीयर होगा, यहाँ पे लिगामेंट स्ट्रेच होगा, तब क्या कहते हैं? मुझे इंजरीज हो रही है, दीज आर प्राइमरी इंजरी। इसके अंदर आपका टेंडेनाइटिस भी हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे गोल्फ, ठीक है, गोल्फ खेल रहा हूँ मैं, गोल्फ खेल रहा हूँ, तो आप लोगों ने एक सुना होगा मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो क्या हो रहा है इसमें भी? फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है मेरा रेगुलरली, यहाँ पे ओवर यूज कर रहा हूं मैं इसको, तो क्या हो रहा है? ये भी प्राइमरी इंजरी होगी आपकी। इन शॉर्ट टर्म में आप इसको अभी समझो, आपको समझ आ जाएगा प्राइमरी। हाँ पल्लवी, आवाज सही से नहीं आ रही पल्लवी आपकी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आपकी वॉइस नहीं आ रही पल्लवी, बी ऑन चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिए जो भी है। जनरली आप प्राइमरी इंजरीज आर वो दोज इंजरीज विच आर हैपेंड इन योर इंटरनल बॉडी, बेसिकली इंटरनल बॉडी में सारी इंजरीज होती है, जैसे कि आपकी टीयर्स होगी, मसल टीयर हो गया, आपका टेंडनाइटिस हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, ये आपकी प्राइमरी इंजरीज। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, इसके अंदर फिर फर्दर प्राइमरी इंजरीज दो पार्ट में डिवाइड है, एक इंट्रिंसिक इंजरीज और दूसरी एक्सट्रिंसिक इंजरीज।
अब ध्यान दीजिए, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है। इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल, वेरी गुड। तो अभी आता हूं आपके डाउट पे, इसको समझ लीजिए पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को। तो इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया, इंटरनल इंजरीज। तो जब ऐसी इंजरीज जो आपके इंटरनल हो रही है, और कब, जब आप रिपीटेडली उसको यूज कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मसल को, किसी पर्टिकुलर टेंडन को या लिगामेंट को आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको इंजरीज जो हुई है उसको हम लोग इंट्रिंसिक इंजरीज कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसको आप ओवर यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मसल को या किसी टेंडन को, लिगामेंट को, वहां पे जो आपको इंजरीज हुई है, दैट इज आर इंट्रिंसिक इंजरीज। एक्सट्रिंसिक इंजरीज क्या हो गई, मान लो मैं और स्वराज गेम खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं, और स्वराज ने बॉल मारी, किक करी बॉल को, और मेरे मुंह पे आके लग गया, तो ये कौन सी होगी, एक्सट्रिंसिक इंजरीज, बाहर से आके मुझे लग रहा है। और इंट्रिंसिक इंजरीज क्या होगी, कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ लगातार, मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, ठीक है, और कंटिन्यूसली क्या है, मेरे एल्बो के ऊपर उसका लोड पड़ रहा है, और मैं उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ हील करने के लिए, रेपिटेडली यूज कर रहा हूँ, मैं उसको हील करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो मुझे इंजरीज कॉज होगी, दीज आर इंट्रिंसिक इंजरीज। समझ आ गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत परेशानी? नो सर। ओके, पल्लवी का डाउट लेते हैं, सर फील्ड में लिगामेंट इंजरी हो तो उसको प्राइमरी बोलेंगे या कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी? देखो बेटा, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज के अंदर ही आपकी प्राइमरी इंजरी आती है। समझ आया पल्लवी? इसको आप ये देखो, एक मिनट रुको, पल्लवी समझ आया, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज के अंदर ही आपकी प्राइमरी इंजरी आती है, तो अगर वो प्राइमरी इंजरी है तो डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी तो होगी होगी, ठीक है। उसको आप कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी भी बोल सकते हो, प्राइमरी इंजरी भी कह सकते हो। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपको, इस इंजरीज की बात करूं मैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक इंजरीज की बात करूं, तो ये कौन सी इंजरी होगी, इसको मैं ओवर यूज इंजरी भी कह सकता हूं, इसको मैं ओवर यूज इंजरी भी कह सकता हूं, बोलो। इंट्रिंसिक इंजरीज को मैं ओवर यूज इंजरी भी कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं, इंटरनली मैं लंबे टाइम तक यूज कर रहा हूं, तभी तो ये इंजरी हो रही है मुझे, तो मैं इंट्रिंसिक इंजरीज को ओवर यूज इंजरी भी कह सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसके अंदर, बोलो, तो ये टर्म्स है। सर हम्म। सर एक्सट्रिंसिक इंजरी क्या बोले थे, मेरा नेट कनेक्शन चला गया था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। एक्सटेंसिक इंजरीज वो इंजरीज होती है जिसमें कोई एक्सटर्नली चीज आपको आके आपको इंजरी कॉज करे। मान लो आप और मैं खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है, और मैंने यहां से मारी किक बॉल पे, और वो बॉल आके आपके मुंह पे लग गई, फटाक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लीडिंग हो रहा है समझ लो नोज से, तो ये कौन सी इंजरी होगी, एक्सटेंसिक इंजरीज होगी। ठीक है, मतलब एक्सटर्नली कोई ऑब्जेक्ट आपको एट द टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स आपको हिट करे, इंजरी कॉज करे, दीज आर एक्सटेंसिक इंजरीज। पल्लवी, क्लियर नाउ? सर जो जी कंट्यूजन, सर। सर जो वी विल कंट्यूजन कम इट होती लेटर, है। वी विल कम इट, कंफ्यूजन ये सब चीजों के ऊपर आएंगे, अभी इन शॉर्ट ऊपर का चीज पढ़ो, डिटेल में सर आएंगे। सर मैंने फील्ड में एक क्वेश्चन भेजा, मतलब पूछा था चैट बॉक्स में, उसका भी। हाँ, कॉन्सिक्वेंशियली इंजरीज वही इंजरीज होगी ना जिसमें आप गेम खेल रहे हो। अब गेम खेलने के टाइम पे, स्पोर्ट्स खेलने के टाइम पे आपको चाहे फ्रैक्चर हो, चाहे आपको जो है लेसरेशन हो, एब्रेशन हो, कोई भी इंजरी आपको गेम खेलने के टाइम पे हो गया, तो दीज आर कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज। ठीक है, जी सर जी। ओके ठीक है, चलिए, ये सब तो बेसिक था। यहाँ से आपका जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग सभी ध्यान देंगे। देखिए, ओवर इंजरीज को क्या कहते हैं हम लोग, किसी भी पर्टिकुलरली पार्ट को अगर हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओवर यूज। कंटिन्यूअसली आप इसको यूज कर रहे हो, दैट इज ओवर यूज। तो वहां पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पे आपको इंजरीज कॉज होंगी। तो क्या कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलरली पार्ट को ओवर यूज कर रहे हो, तो क्या होता है, रेपिटेडली एक्टिविटी आप किसी पर्टिकुलर चीज पे करते हो, तो वहां पे आपको इंजरीज होती है। जैसे कौन कौन सी, आप बताइए, आप लोगों को मैंने बताया था कौन कौन सी इंजरी हो सकती है ओवर यूज इंजरी में, सही बच्चे बोलेंगे, बोलो, चैट बॉक्स में बोलो जल्दी से, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है ओवर यूज इंजरी, कौन कौन सी हो सकती है?
सर टेनिस एल्बो। नहीं, चैट बॉक्स में रहिए, ठीक है। गुड। गोल्फर्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, और बोलो, सही बच्चे बोलेंगे। शिन स्प्लिंट, वेरी गुड, शाबाश। और चलो ठीक है, तो ये सब आपको जो है ओवरयूज इंजरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोट्रोमा या क्रॉनिक इंजरीज या एक्यूट इंजरीज। देखिए, सबसे पहले क्रॉनिक इंजरीज। क्रॉनिक इंजरीज वो इंजरीज होती है जो आप रेपिटेडली यूज कर रहे हो, ठीक है। अब क्रॉनिक इंजरीज को मैं ओवर यूज इंजरी बोल सकता हूं? आप लोग बोलिए मुझे, क्रॉनिक इंजरीज को क्या मैं ओवर यूज इंजरी बोल सकता हूं? यस, यस बिल्कुल सर। बोल सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये टर्म सेम है, आपको ना एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने सारी टर्म्स लिखी है यहाँ पे। तो किसी पर्टिकुलरली पार्ट को आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, रेपिटेडली यूज कर रहे हो, वहां पे जिससे आपको इंजरीज कॉज हो, तो दीज आर ओवर यूज इंजरीज या क्रॉनिक इंजरीज या माइक्रोट्रोमा इंजरीज। तो दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज आर सेम, इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक, ये ना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक आप किसी चीज को करो और उसके बाद आपको जो इंजरीज कॉज हो, दीज आर क्रॉनिक इंजरीज, माइक्रोट्रोमा इंजरीज, ओवरयूज इंजरी। बेटा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड तो माइक्रो है, बट ये कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक हो रहा है आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना माइक्रोट्रोमा में और मैक्रोट्रोमा में, ठीक है। मैक्रोट्रोमा मतलब क्या होता है? एक्यूट इंजरीज, मतलब तुरंत हो, ऑन एट द टाइम हो जो आपको इंजरीज, दीज आर एक्यूट इंजरीज और माइक्रोट्रोमा इंजरीज, ठीक है। ACUT होता है एक्यूट इंजरीज और सडन इंजरीज फ्रॉम अ मेजर फोर्स। अब वही सेम चीज, मैं खेल रहा हूँ बैट बॉल, मैं खेल रहा हूँ बैट बॉल, आप सभी लोग यहाँ पे लगे हो, और टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो फील्डर होता है वो काफी क्लोज होता है आपका जो बैटिंग करता है उसके। अब मैं यहाँ खेल रहा हूँ और मेरे बगल में खड़ा है गौरव, मैंने हिट किया और मैंने यहाँ से बैट लेके मार दिया गौरव को, बताओ कौन सी इंजरी हुई है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, सर कौन किस सी वे इंजरी में हुई? बताना है, इसेंट्रिक इंसेंट्रिक या इस वाले में से? इसमें से बताओ मुझे, मैक्रो माइक्रो में से। यस, वेरी गुड मुस्कान, शाबाश। शुभ्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्रो और एक्यूट इंजरी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, सेम चीज, मैंने गौरव को बैट लेके मारा, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज या नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज? कॉन्सिक्वेंशियल है C, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है NC, ये लिख के बताओ मुझे। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बच्चे बेटा बोलेंगे, ठीक है। यस, गुड मुस्कान, कॉन्सिक्वेंशियल इंजरीज, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? तो ये हमने टर्म समझ ली सारी के सारी। अब दो टर्म और है आपकी, एक है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और दूसरी है हार्ड टिश्यू इंजरी, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन सी हो गई? जो आपके स्किन, टेंडन या लिगामेंट में हो, वैसी इंजरीज, जैसे एब्रेशन, लेसरेशन, ठीक है, ये सब आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। हार्ड टिश्यू इंजरीज क्या होगी? जो आपके बोन्स के अंदर हो, जो आपका बोन फ्रैक्चर होता है, दीज आर हार्ड टिश्यू इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को समझने से पहले आप लोग देख लीजिए कि सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में ध्यान रखना, इंजरी ऑफ योर स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स, इन सब चीज का, और हार्ड में आपका बोन का। तो आइए अब समझिए कि आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होती है। सबसे ऊपर ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्किन। स्किन के कितने भाई पार्ट्स हैं बताओ, कितनी लेयर्स हैं स्किन? पहले तो ये बताओ मुझे, स्किन की लेयर्स कितनी है? चैट बॉक्स में बताओ, नंबर बताओ पहले, स्किन की कितनी लेयर है? गुड, शाबाश, सही बच्चे। बेटे जिसको नहीं पता ना, ये चीजें लिखते जाओ, जिसको नहीं पता है वो ये चीजें लिखते जाओ, जो क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ वो चीजें लिखते जाओ। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अब मुझे बताओ सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, अरे ऊपर वाली, पहली ऊपर वाली बताओ मुझे। सर एपिडर्मिस। चैट बॉक्स में दो, सबसे ऊपर वाली, गुड। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ,
ठीक है, उसके बाद उसकी नीचे वाली लेयर बताओ कौन सी है। गुड, शुभ्रा, वेरी गुड। डर्मिस। और जो तीसरे नंबर पे है वो कौन सी लेयर है? हाइपोडर्मिस, ठीक है, गुड। हाइपोडर्मिस। तो ये आपकी स्किन की लेयर होती है, तीन। ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं। बस बस इतना ही रहना, आगे नहीं जाना। देखिए, तो सबसे पहले आपका स्किन आ गया। इसके बाद आपका स्किन के बाद नीचे ये जो फैट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? फैट को क्या बोलते हैं? इस वाली ये वाला जो फैट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैट बॉक्स में रहना प्लीज। फैट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलते हो ना, यहाँ जाकर फैट स्टोर्ड हो जाता है। अरे विसरल फैट तो ठीक है, पर्टिकुलरली और क्या नाम है इसका? फैटी टिश्यू, गुड मुस्कान, अच्छा ट्राई किया है। पर्टिकुलर नेम चाहिए मुझे। अरे लाइपेज तो एंजाइम हो गया। सबकुटेनियस टिश्यू सुना है? एडिपोज टिश्यू सुना है? ठीक है, यही है वो। यस। सर मैंने बताया था एडिपोस टिश्यू। हाँ ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, ये होती है आपकी, ये फैट की लेयर आ जाती है। फिर इसके बाद आपका मसल आता है। ठीक है, चलो बेटा चैट बॉक्स से तीन मसल के भी आप जो है लेयर बता दो। मैंने बता रखा है आप लोगों को, मसल की लेयर बता रखी है, तीन चैट बॉक्स से बताओ। ठीक है, फिर मसल के बाद आपका ये लिगामेंट आ गया जो बोन से कनेक्ट करके रखता है। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताओ, तब तक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सभी लेयर बताएंगे तीनों, जिसका भी एक गलत हो गया मैं उसी लेयर को पकड़ के मारूंगा आप लोगों को। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का ये। एपी, पेरी, मायो, ठीक है। और हार्ट के मसल में क्या हो जाता है फिर? हार्ट के मसल में क्या हो जाता है बताओ? हार्ट के मसल का लेयर बताओ तीनों। Good. चलो बेटा बताओ बताओ बताओ। शाबाश, क्या क्या बताया आप लोगों ने? पेरी, मायो, एंडोमाइसिन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। ये होगी आपकी स्किन। इसके बाद, स्किन के बाद क्या था हमारा? फैट। और फैट के बाद क्या था? बोलो, फैट के बाद क्या था नेक्स्ट? फैट के बाद किसकी लेयर थी? स्किन। देन आफ्टर फैट, और फैट के बाद कौन सी लेयर थी? मसल्स की। मसल्स क्या रेड कलर की होना? ठीक है, ये आपकी मसल्स की लेयर हो गई। और उसके बाद फिर है बोन। तो बोन बनाते हैं इससे। देखो बेटा, हाँ अब ध्यान दो यहाँ पे सभी, सही बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये क्या हो गया आपकी स्किन। ये स्किन, ठीक है। स्किन कितनी लेयर है भाई? सबसे पहले बोलो। एपिडर्मिस। सर एपिडर्मिस। 3 लेयर है। सबसे पहले एपिडर्मिस। सभी नोट डाउन कर लो इसको। एपिडर्मिस, फिर बताओ एपिडर्मिस डर्मिस। के बाद कौन सी है? डर्मिस। डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। 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 ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनाओ और नोट डाउन करो।
ठीक है। स्किन के बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, ये क्या आ गया फैट हमारा, फैट। फैट ठीक है। फैट के अंदर क्या चीज, क्या कौन कौन से मतलब कि टिश्यूज रहते हैं आपके, तो इसके अंदर आप एडिपोज टिश्यू सब सबकुटेनियस टिश्यूज, सबकुटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ठीक है, और एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है। फिर ये आ गया हमारी मसल, मसल, ठीक है, ये मसल, मसल की कौन कौन सी लेयर है, सबसे पहले एपी एपीमाइसियम, दूसरी पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंडोमाइसियम एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये 3 लेयर हो गई। और ये क्या हो गया आपका नीचे, ये हो गया बोन। ठीक है। अब देखो, हम किसकी बात कर रहे थे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की, इसी की बात कर रहे थे। अब टॉपिक पे आ जाओ दोबारा, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में मान लो क्लास में मैंने, मौसमी है, ठीक है, मौसमी को मैंने क्या किया, लिया ये तलवार, ठीक है, ये मैंने तलवार लिया और मौसमी को मैंने मारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मौसमी को मारा, ये लो यहाँ से, फिर यहीं पे मार के दिखा देता हूँ मैं, स्किन की लेयर है, यहाँ तक बोन है इसकी, और मैंने यहाँ पे इसको मारा, कौन से कलर से, इस वाले कलर से, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मारा, यहाँ पे बताओ, बताते जाना मुझे, यहाँ तक इसको चोट लगा है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होगी, यस या नो, चैट बॉक्स में बताते जाना मुझे। बीन्स कौन सी लेयर में, बताता हूँ बाद में, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहां तक मैंने मारा, इसको चोट लगा यहां तक, बताओ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा, ठीक है। अब मैंने यहां तक मारा, बताओ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा, लो पूरी मसल काट दी मैंने इसकी यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है, पूरी मसल मैंने काट दी मौसमी की यहाँ तक, हाथ में मार के, बताओ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा, ठीक है। अब मैंने लो इसका बोन भी काट दिया यहाँ पे, बताओ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो ना, सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ ये तो हार्ड टिश्यू भी हो रहा है ना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के साथ इसके हार्ड टिश्यू भी तो हो रहा है, ये सॉफ्ट टिश्यू तो है ना, मतलब कि टिश्यूज को तो काट के ही जा रहा है ना, ये टिश्यूज को तो काट के जा रहा है ना ये, ठीक है, यस करेक्ट, वेरी गुड मुस्कान, ठीक है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ आपका हार्ड टिश्यू भी है, ये क्या है, दोनों है आपका, ये क्या है आपका, सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ आपका हार्ड टिश्यू इंजरीज भी है, दोनों है, हार्ड एक्सक्यूज टिश्यू मी इंजरीज। एक मिनट में, सर, अगर एक मिनट, सर एक अगर मिनट, एक मिनट यस सुन लो, सर। पहले मेरी बात सुन लो, मैं लूंगा आपके डाउट, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ आपकी हार्ड टिश्यू इंजरीज भी है, ठीक है, समझ आ गया, हाँ, सॉफ्ट प्लस हार्ड, वेरी गुड। अब मान लो मैं कर रहा हूं रनिंग, एक मिनट रुको जरा, मैं कर रहा हूं रनिंग, यहाँ पे रनिंग करते करते यहाँ पे मैं हो गया, मैं मतलब समझ लो यहाँ पे गिर गया मैं, और गिरने के बाद मेरी बोन टूट गई यहाँ से, एक मिनट इसको साइड कर देता हूँ मैं, यस, मान लो मैं कर रहा हूँ रनिंग, और रनिंग करते करते मेरी टूट गई बोन यहाँ पे, बताओ अब ये कौन सा इंजरी होगा, यहाँ पे मेरी बोन टूट गई है, बताओ क्या हुआ, ये हार्ड टिश्यू इंजरीज हुआ बेटा, ठीक है। तो यही डिफरेंस था सॉफ्ट टिश्यूज में और हार्ड टिश्यू इंजरीज में, समझ आ गया, किसी कोई दिक्कत परेशानी,
ऑल क्लियर? आप पूछो डाउट, क्या क्वेश्चन, क्या दिक्कत परेशानी है, क्या क्वेश्चन बन रहा था आप लोगों को? सर यस रुपया। सर अगर मसल तक ही होती इंजरी तो होता सॉफ्ट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अगर बोन तक होगा तो हार्ड टिश्यू इंजरी। अगर बोन में हुआ है सर, ठीक है, मसल। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजरीज रुपया, ठीक है, कि आप एक्सटर्नली हीट यस कर सर। रहे हो, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, बीट कर रहे हो, अगर आपकी सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक हो रहा है और तब जाके हार्ड टिश्यू पे जा रहा है, तो देन जो है ये बोथ होगा, ठीक है। बोथ का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है मुस्कान, ठीक है। यस सर। यस। और यस सिर्फ सर। आप रनिंग करते सर करते मैंने बोला था अगर मसल तक ही हो जाएगा। मसल तक होगा तो सॉफ्ट टिश्यू यस इंजरी। सर। ओके, यस सर। ओके सर। परफेक्ट। नेक्स्ट, यस गो शिवानी, पूछो डाउट क्या है। सर ये फिर से रिपीट करना। क्या रिपीट करूं? यही सर जो आपने बनाया है। जो बनाया है? कुछ नहीं बनाया, ये यही है, समझ लो। ये आपकी बोन है। मैंने आपको बोला जाओ रनिंग करके आओ, आप गए रनिंग करने के लिए, और रनिंग करते करते आप गिर गए यहाँ पे, ठीक है, गिर गए, और बीच से आपकी बोन हो गई ब्रेक, यहाँ पे बोन आपकी हो गई ब्रेक बीच से, ठीक है। तो ये कौन सी इंजरी हुई? ये हार्ट टिश्यू इंजरी हुई। यहाँ पे हार्ट टिश्यू इंजरी हुआ। क्या मैं इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोल सकता हूँ? बताओ, क्या मैं इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोल सकता हूँ? मसल्स में लगेगी चोट वो सॉफ्ट होगी। क्या दोबारा बोलना शिवानी, क्या कह रहे हो? जो मसल्स में चोट लगेगी वो सॉफ्ट होगी, जो बोन में लगेगी वो हार्ड। हाँ, हार्ड होगी, बिल्कुल ठीक है, यस करेक्ट शिवानी, ठीक है। डोंट वरी, अभी इसको और डिटेल में पढ़ोगे। यस यस, और किसका डाउट था, पूछिए। ये तो अभी आप ब्रॉड टर्म। सर इसमें यही है ना कि जो जैसे जो बोलो बोलो। सर इसमें वही है ना कि जैसे हमारे मसल्स में जो इंजरी है वो सॉफ्ट में होगी, और जो जैसे हमारी बोन वगैरह ब्रेक होती है मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस या कैसे भी, तो फ्रैक्चर में मतलब हार्ड टिश्यू में आएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ओके ओके सर ये बोथ का पर्टिकुलर कोई नाम है सर? वो तो कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है गौरव। ओके सर। ओके चलिए, ठीक है। ये भी हमने देख लिया हार्ट टिश्यू इंजरीज कैसे होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कैसे होती है, कहाँ तक होती है। अब चलते हैं आगे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कौन कौन सी इंजरीज आती हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है अभी डिटेल में, और यहीं पे आप लोगों को मैं याद करा दूंगा। एब्रेशन। एब्रेशन ऐसी टाइप की इंजरीज होती है जिसमें अगर आप किसी हार्ड सरफेस से कांटेक्ट में आते हो और इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है आपके स्किन के ऊपर, तो ये कौन सी इंजरीज है? दिस इज एब्रेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका एब्रेशन हो गया। सबसे मोस्ट कॉमनली इंजरीज जो एक न्यूबी एथलीट को होता है, ठीक है, न्यू बिगनर एथलीट या न्यूबी एथलीट को होता है। बताओ कौन सी इंजरी है सबसे ज्यादा? मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा यही हुई है अभी तक, एब्रेशन ही हुआ है। ओके, एब्रेशन का मतलब क्या है? रबिंग अगेंस्ट रफ सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजिस, को ग्रेजिस भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई ये हार्ड सरफेस है, ये हार्ड सरफेस है, और यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, मान लो लेट्स अज्यूम ये बास्केटबॉल कोर्ट है और कौन सा हार्ड सरफेस का कोर्ट है। मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ और खेलते 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 मैं गिर गया यहाँ पे, और गिरने के बाद मेरा जो घुटना है इससे कांटेक्ट में आ गया, और मैं यहाँ से फ्रिक्शन जनरेट हो गया, यहाँ से मेरे पाँव घुटने के अंदर रगड़ लग गया, और रगड़ लगने के बाद इस तरीके का आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी इंजरी होगी? एब्रेशन। इसको स्ट्रॉबेरी इंजरी क्यों कहते हैं? ये एक सवाल बनता है कि इसको स्ट्रॉबेरी इंजरी क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंजरी होने के बाद आपके सरफेस के ऊपर, स्किन के सरफेस के ऊपर जो ये कलर बन जाता है वो स्ट्रॉबेरी के तरीके से बन जाता है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉबेरी इंजरी भी कहते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल प्लेयर के अंदर नॉर्मली, बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर ये इंजरीज कॉमन है, देखी जाती है, आपको बचपन में बहुत हुआ होगा आपको। कोई ऐसा तो जिसको रनिंग सर सबको होती है, रनिंग के टाइम पे होता है ना ज्यादा सर। गिर जाओगे, बच्चों को तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है ये। कहीं गए, यस सर। दौड़ा, गिर गए, वहां पे एब्रेशन आपको देखा, ठीक है। तो ये आपने यस याद सर। रखना है। अब क्वेश्चन बनता है कि यार इसको याद कैसे करोगे? अभी समझ तो आ गया आप लोग को, बट यही मैं अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे दूंगा ना, तो आपको क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। तो मेन बात आती है इसको याद कैसे करें। तो याद करने के लिए आप लोग ध्यान रखोगे कौन सी चीज को? कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना। की पॉइंट्स आपने याद रखना है। एब्रेशन,
एब्रेशन का अपने नोट्स बनाओ तो एब्रेशन लिखो, एब्रेशन के अंदर स्ट्रॉबेरी इंजरी, रबिंग अगेंस्ट सरफेस, और कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लो ग्रेजेस। तो आपने की पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, की पॉइंट्स आपने याद करने हैं, स्ट्रॉबेरी इंजरी, ग्रेजेस, रफ सरफेस, इस तरीके से आप जो है की पॉइंट्स बना के इन इंजरीज को आप लोग याद करोगे। ध्यान रख लो, देखो सबसे पहले ए फॉर एब्रेशन, और कब हुआ, दौड़ा मैं और मुझे एब्रेशन हो गया, गिरने के बाद मुझे एब्रेशन हो गया, इससे याद कर लो इसको, जब मैं दौड़ा, दौड़ने के बाद मुझे गिर गया और मुझे एब्रेशन हो गया, तो स्टार्टिंग में मुझे क्या हुआ, एब्रेशन। ये चीज समझ आ गया। एब्रेशन क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टाइप का आपका कलर हो जाता है उसको। क्लियर है एब्रेशन, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर, बहुत इजी है। तो चलिए नेक्स्ट आओ लेसरेशन में। अब लेसरेशन क्या होता है, देखिए लेसरेशन क्या होता है, इसके अंदर आपका जो स्किन है उसमें स्किन क्या होता है, कट जाता है, कट जाता है और काफी अंदर तक कटता है ये, मतलब कि आपका जो फैट का लेयर है, बताओ कौन कौन सा लेयर है आपका फैट का, सबक्यूटेनियस टिश्यू और चैट एडिटिव। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स, कौन कौन सा लेयर है आपका फैट का, बोलो बेटा सभी, चैट बॉक्स में बताओ, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे आपके फैट के लेयर तक कटता है, ठीक है, फैट के लेयर तक कटता है, काफी अंदर तक कटता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और यहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा है। तो आप लेसरेशन में कहां तक याद रखोगे, लेयर, कौन सी लेयर, फैट की लेयर, फैट की लेयर मतलब अंदर तक कटता है, काफी फैट की लेयर तक कटता है। पहले हम लोगों ने क्या देखा, एब्रेशन, दौड़ा गिर गया एब्रेशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लेसरेशन में क्या याद रखोगे, फैट की लेयर तक, फैट की लेयर सबक्यूटेनियस और एडिपोज टिश्यू की लेयर तक, ठीक है, फैट की लेयर तक, ये आप लोग ध्यान रखोगे इसके अंदर लेसरेशन में। डायरेक्ट ब्लो ऑन स्किन कॉजेज स्किन टू टीयर ऑफ, आपका स्किन जो है टीयर ऑफ हो जाता है, यहाँ से कट जाता है और काफी कटता है। समझ आ गया लेसरेशन के अंदर, दो ही बताया मैंने अभी आपको, एब्रेशन एंड लेसरेशन। एब्रेशन में घिसड़ वाला जो है आपको, ठीक है, हो गया, और लेसरेशन में आपका स्किन टीयर ऑफ हो गया, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा लेसरेशन। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे कि इन विच इंजरीज स्किन गेट टीयर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन विच इंजरीज स्किन गेट टीयर ऑफ, एब्रेशन, लेसरेशन, ठीक है, या फिर आपका कंकशन, ये आपको ऑप्शन दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या की टर्म्स याद रखना है, एब्रेशन के अंदर, एब्रेशन के अंदर रगड़, लेसरेशन के अंदर फैट का लेयर तक अंदर तक स्किन टीयर ऑफ, ओके, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, की पॉइंट्स अपने तरीके से आप लोग ध्यान रखोगे। लेसरेशन के बाद नेक्स्ट आओ इंसीजन। इंसीजन मतलब कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको कट लगे, मूवी में नहीं होता गुंडा मारता है, ठीक है, चाकू से मारता है, ठीक है, यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है, तो ये कौन सी इंजरी होती है, ये होती है इंसीजन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जब कट लगाता है तो उसको भी आप लोग इंसीजन ही कहते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका शार्प ऑब्जेक्ट से, नाइफ से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको जो कट लगे उसको आप लोग इंसीजन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, इंसीजन में आता है आई, ठीक है, और यहाँ बना दो स्किन, और इस आई को ले आओ नीचे, ठीक है, नुकीला बना के, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका शार्प ऑब्जेक्ट की तरह से आपका स्किन कटेगा। इस तरीके से आप याद कर रख सकते हो इंसीजन को। समझ आ गया, तो मैंने अभी आपको दोबारा रिपीट करवाता जाऊंगा सारी चीजें। एब्रेशन बताओ बेटा, बेटा एब्रेशन में क्या होता है, चैट बॉक्स में बताओ, एब्रेशन में क्या होता है, यही याद करवा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। एब्रेशन में क्या होता है बताओ चैट बॉक्स में, यस बेटा सही बताएंगे, एब्रेशन के अंदर क्या होता है, बोलो बोलो, एब्रेशन के अंदर क्या होता है, rubbing against hard surface. गुड, क्या होता है एब्रेशन में, सही बच्चे बोलेंगे, रबिंग अगेंस्ट हार्ड सरफेस, ठीक है, गुड, शाबाश। एब्रेशन के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेसरेशन। लेसरेशन में क्या होता है, Skin tear. ठीक है, स्किन गेट टीयर ऑफ, स्किन टीयर ऑफ, और डीप वुंड। डीप बाउंड भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद इंसीजन क्या होता है, कैसे? शार्प नाइफ से कट। शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगे या शार्प नाइफ से आपको कट लगे, तब जाके आपको क्या होता है, इंसीजन। ठीक है। स्ट्रॉबेरी इंजरी किसको कहते हैं? स्ट्रॉबेरी इंजरी एब्रेशन। एब्रेशन। किसको कहते हैं? स्ट्रॉबेरी इंजरी बेटा एब्रेशन। कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं याद भी करवाता जाऊंगा सारी चीजें, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए आइए नेक्स्ट पे, इंसीजन के बाद पंक्चर्ड बाउंड। देखो आपको ना इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं। बाउंड का मतलब ही होता है आपका घाव होना। बाउंड का जनरल मीनिंग क्या होता है? घाव होना। ठीक है। जो भी आपको कहीं पे कट कुट लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो दीज ऑल आर बाउंड। मान लो ये आपकी स्किन है, मत मानो अभी, अब मानो तो कोई नहीं। ये मान लो आपकी स्किन है, और इसके अंदर मैं बना देता हूं बाकी सारी चीजें। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे सही बच्चे। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगाऊं, शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं रहा ये, ठीक है, बट मान लो शार्प ऑब्जेक्ट है ये, शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगाऊं, तो मैं इसको इंसीजन बोलूंगा। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं, आप लोगों ने अभी मुझे बताया। अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं, मेरी स्किन भी टीयर ऑफ हो गई यहाँ से। ठीक है। मेरी मान लो यहाँ पे स्किन भी टीयर ऑफ हो गई, मेरी स्किन भी यहाँ पे टीयर ऑफ हो गई, स्किन भी कट गई, नीचे घाव लगा यहाँ पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लेसरेशन। ठीक है। अगर मैं इन सबको कलेक्टिवली बाउंड बोल सकता हूं क्या? बोलो, मैं इन सबको यस सर। कलेक्टिवली बाउंड बोल सकता हूं? यस यस सर। सर। बिल्कुल। बाउंड का मतलब ही क्या होता है? बाउंड मतलब ही होता है आपका घाव। घाव चाहे वो शार्प ऑब्जेक्ट से लगे, चाहे आपका स्किन टीयर ऑफ हो, ओके, तो ये क्या होता है? आपका बाउंड ही होता है। डीप बाउंड मतलब क्या हो गया? डीप मतलब कि आपको अंदर तक गया है। ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसके अंदर शार्प बाउंड, तो शार्प बाउंड को आप क्या समझ सकते हो कि भाई किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगा है, इसको इंसिजन बोल सकते हैं, शार्प बाउंड। तो बस ये ध्यान रखना है आपने। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाउंड, पंक्चर्ड बाउंड, तो ये बाउंड तो वो बाउंड। देखो पंक्चर्ड बाउंड में क्या होगा? पंक्चर, कभी मोटरसाइकिल चलाई है, स्कूटी चलाया है, उसके अंदर पंक्चर हो जाता है ना आपका, पंक्चर हो जाता है। हाँ शिवानी पूछो। डाउट है कोई शिवानी? हाँ सर। हैंड क्यों रेज कर रखा है? ठीक है। देखिए पंक्चर नहीं सर, बाउंड मैं होता है। सर मैंने करा था एमजे। अच्छा। सर सर इसमें एक कंफ्यूजन था। हम्म। सर जो लेजिस्लेशन था ना सर, लेजिस्लेशन में डी बॉन्ड होता है सर। डी बॉन्ड में भी तो सर शार्प ऑब्जेक्ट होगा जब, तभी डी बॉन्ड होगा ना सर उसपे। नहीं, ये डीप बाउंड कहने का मतलब ये है अ, गौरव, अब मान लो यस सर। एक्सीडेंट होता है किसी का, ठीक है। अब एक्सीडेंट होने के टाइम पे जरूरी तो नहीं है कि आपके पास शार्प ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे आपकी मसल जो है, सॉरी, ये आपकी ऊपर की जो मसल है, जब ये आपका, ये ऊपर की जो लेयर है, ये समझ लो इसकी ऊपर की इतनी सारी लेयर है, इतनी सारी स्किल, ये इतनी सारी स्किन जो है आपकी यहाँ से टूट गई, आप गिर गए बाइक पे से और इतनी सारी स्किन आपकी यहाँ से टूट गई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बताओ, इसको क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? इस यहाँ पे समझ लो यहाँ तक की स्किन आपकी, मसल जो है यहाँ तक का, ये स्किन जो है पूरा टूट के निकल गया आपका, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इस पर्टिकुलर के लिए क्या टर्म यूज करूंगा? बोलो। लेजिस्लेशन सर। सर मेरा लेसरेशन। डाउट ये, हाँ मेरा डाउट ये हो रहा था सर कि हम्म। जैसे शार्प ऑब्जेक्ट से तो दोनों में कट रहा है सर, एक मतलब इंसिजन में भी और लेजिस्लेशन में भी। हम्म। लेकिन लेजिस्लेशन में क्या होगा सर कि डी वुंड होगा, और जो इंसिजन है उसमें ऊपर सुपरफिशियली जो स्किन है वो कट लगेगा। ये हो सकता है सर, ये पूछना चाह रहा था मैं। नहीं नहीं, देखो जब भी आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगे ना, ठीक है,
तो शार्प ऑब्जेक्ट से ना आपको डीप भी लग सकता है, कोई वैसी वाली बात नहीं है, तो वो आपका इंसिजन के अंदर ही काउंट होगा। ओके, ओके बट वो उसका क्या मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके अंदर ओके मीडियम सर। आपको कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। समझ आया ओके गौरव सर। जी? ओके सर। हाँ, अब एक क्या होता है, एक होता है आपका पंक्चर्ड बाउंड। लो यहीं पे समझा देता हूं मैं आगे जाने से पहले। पंक्चर्ड बाउंड का मतलब ही क्या है, देखो हम लोग बेकार में कंफ्यूज होते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको ध्यान रखोगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पंक्चर मतलब क्या होता है, गाड़ी पंक्चर होना। ठीक है, तो गाड़ी पंक्चर कैसे होता है, जब कील लगती है गाड़ी के अंदर, जब कील लगती है गाड़ी के अंदर तभी पंचर होता है ना, बोलो अगर मैंने कोई गलत बात बोली तो। मान लो ये जो है आपका, ये स्किन है, सॉरी मसल है आपका, ये स्किन वगैरह सारा चीज यहाँ पे जो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं, एक इस तरीके से कील बना देता हूं मैं। ठीक है, इस यहाँ पे जो आपको इंजरी हुई है इसको क्या बोलूंगा मैं, पंक्चर्ड बाउंड बोलूंगा इसको। इस इंजरी को क्या बोलूंगा मैं, इस इंजरी को बोलूंगा पंक्चर्ड बाउंड, पंक्चर्ड बाउंड। समझ आ गया? पंक्चर्ड बाउंड मतलब कि भाई आपको किसी ऐसे मतलब कि शार्प नुकीली चीज से आपको जो इंजरी हो रही है, तो दिस इज पंक्चर्ड बाउंड। जैसे कोई नेल हो गया या पिन हो गया, इन सब चीज से अगर आपको इंजरी हो रही है तो दीज आर पंक्चर्ड बाउंड। मतलब बाउंड तो है लेकिन कौन सा वाला भाई, ये वाला। ठीक है, पंक्चर्ड वाला, इसको हम लोग पंक्चर्ड बाउंड कहते हैं। अगर चलो शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगा है तो क्या होगा, बोलो शार्प ऑब्जेक्ट से, शार्प ऑब्जेक्ट से, इंसिशन। शार्प ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इंसीजन होगा। समझ आ गया इनमें? तो बाउंड आपके बहुत तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, घाव को हम लोग बेसिकली बाउंड कहते हैं। ये चीज क्लियर है किसी को दिक्कत परेशानी इसके अंदर? पंक्चर्ड बाउंड भी समझ आ गया, पंक्चर्ड मतलब गाड़ी का पंक्चर्ड। ठीक है, वही चीज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, बहुत इजी चीजें हैं। कॉम्प्लिकेटेड आप लोग खुद बनाते हैं उसको, बस रटने के चक्कर में, बस रटना है इसको, समझोगे तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इजी। चलिए देखो, ये रहा पंक्चर्ड बाउंड, ये रहा पंक्चर्ड बाउंड है ना, बाय पियर्सिंग ऑफ सम शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी शार्प ऑब्जेक्ट है और ये भी शार्प ऑब्जेक्ट है। देखो कहाँ गया, ये रहा इंसिजन, ये भी शार्प ऑब्जेक्ट है और ये भी शार्प ऑब्जेक्ट है। अब एग्जाम के अंदर आया तो आप लोग क्या करोगे बताओ, लिखा है आपके एग्जाम के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज अकर्ड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, क्या आंसर दोगे, पंक्चर्ड बाउंड, इंसिजन, लेसरेशन या एब्रेशन? इंसिशन। सर इंसिजन। यस करेक्ट, इंसिजन दोगे। जब आपका यहाँ पे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, तब जाना आप लोग पंक्चर्ड बाउंड के ऊपर। ठीक है, अगर आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सर एक लिखा बार, हो या फिर सर एक बार ऑप्शन के रिपीट कर अंदर देना, क्वेश्चन क्या इंसिजन था? ना हो, तब जो ये है तो आप, पंचर होगा, सर ये तो पंचर में आएगा ना सर, क्योंकि इसमें तो पिन चुभ रहा है। ये पंचर में अरे होगा सर। सुनो सुनो, मैंने क्या बोला है, शार्प ऑब्जेक्ट से। क्वेश्चन सुना आपने, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज अकर्ड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट। जब आपको शार्प ऑब्जेक्ट से कोई इंजरीज हो उसको क्या बोलोगे आप? ओके ओके। ठीक इन है, सीजन सर। इन सीजन। तो जब आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो ना, देखो ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो जब आपको, तब इसको आप क्या बोलोगे, पंक्चर्ड बाउंड, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो ये कट बाउंड, कट लगा है यहाँ पे तो उसको कट बाउंड बोल देंगे। पंक्चर्ड बाउंड सुई में लगा आपको। गन शॉट बाउंड, ये रहा लेसरेशन, एब्रेशन, और ये बाइट जो हो गया, ये भी हो गया आपका नॉर्मली। सर एक गन, जो गन शॉट है सर, इसमें दोनों साइड से हो जाता है ना सर, होल बन जाता है। हाँ दोनों साइड से होल बन जाता है, कभी चलाई है और नहीं सर। ठीक है, तो दोनों साइड से होता है, मैंने मूवी में देखी है, रियल में नहीं देखा। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, पंक्चर्ड बाउंड तक दिक्कत परेशानी कोई, इंसिजन और पंक्चर्ड बाउंड में कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा आज के बाद। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पंक्चर्ड बाउंड के बाद हमारा नेक्स्ट है एवल्सन। अब एवल्सन क्या होता है,
व्हेन पार्ट ऑफ स्किन इज टर्न ऑफ बट स्टिल अटैच टू द स्किन। अब इसमें क्या होता है एवल्सन के अंदर कि जो आपका स्किन है वो पूरा का पूरा, भाई देख रहे हो यहाँ पे, पूरा का पूरा टूट जाता है यहाँ से, ठीक है, बट थोड़ा सा पार्ट जो है उसका आपका स्किन से लगा रहता है, उसको हम लोग एवल्सन कहते हैं। मोस्टली जो है आपको जब आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एवल्सन यहाँ पे भी फिर टाके वाके लगा के इसको ठीक किया जाता है। तो एवल्सन को कैसे याद कर सकते हो आप लोग? एवल्सन को ऐसे याद कर सकते हो कि वी फॉर बुरा, बहुत ज्यादा बुरा, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा। एवल्सन के अंदर वी मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा। बुरा में क्या हो गया, आपका स्किन पूरा कट गया और आपके सॉरी आपका स्किन का पार्ट जो है थोड़ा बहुत आपके बॉडी से लगा हुआ है, बाकी पूरा कट फट गया है। ओके, तो इस तरीके से आप एवल्सन को याद करोगे। व्हेन पार्ट ऑफ स्किन इज टॉर्न ऑफ बट स्टिल अटैच्ड विद द स्किन। तो देखो अब एवल्सन के अंदर और लेसरेशन के अंदर आप लोग कंफ्यूज हो गए। लेसरेशन के अंदर क्या है कि आपका किसी ऑब्जेक्ट से आपका स्किन टीयर ऑफ हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एवल्सन के अंदर भैया ये पूरा कट के बाहर ही निकल रहा है, ठीक है। तो क्लासिफाई कर पा रहे हो दोनों को, ठीक है। पहले किसके अंदर कंफ्यूज थे, इंसीजन और पंक्चर्ड वाउंड में, क्लियर। फिर दूसरा किस में, लेसरेशन में और एवल्सन में। तो लेसरेशन में क्या होता है कि आपका स्किन है, यहाँ पे मैंने मार दिया आपको इस चीज से, यहाँ पे कट लग गया, कोई बड़ा सा कट लग गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से खून निकल रहा है, दैट इज लेसरेशन। एवल्सन में क्या हो गया भैया, स्किन ही पूरी बाहर निकल गई, यहाँ पे निकासा लगा हुआ है, जैसे आप लोग अपनी स्किन के ऊपर देखते हो। सर इसमें ये भी तो है ना सर कि स्किन की जो लेयर है वो पूरी निकल गई है, उसमें डीप कट है, लेकिन उसमें स्किन की लेयर नहीं निकली है पूरी, हाँ ये सर सर पूरी भी, लेयर अटैच निकल गई। हाँ सर स्किन इज टर्न अटैच ऑफ, रहता है, ये बिल्कुल। सर अटैच रहता है। हल्का सा अटैच है यहाँ पे, ताकि उस पर कांटे वाटे लगा के आप ठीक कर सको, टाके लगा, कांटे नहीं, टाके लगा के। तो पार्ट ऑफ स्किन यहाँ पे क्या आपका हाईलाइट करोगे, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्किन इज टर्न ऑफ। एवल्सन के अंदर पार्ट ऑफ स्किन इज टर्न ऑफ, और लेसरेशन के अंदर क्या है आपका स्किन टू टीयर ऑफ, यहाँ पे स्किन का आपका कट लग जाता है, और पार्ट ऑफ स्किन टीयर ऑफ। तो दोनों में ध्यान रखोगे आप लोग एवल्सन के अंदर, ठीक है, क्लियर एवल्सन तक। नेक्स्ट आ जाओ कंट्यूशन या ब्रूजिंग। अब कंट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आपके बॉडी के ऊपर जब कोई चोट लगा और उसके बाद यहाँ पे ब्लू या ब्लैक मार्क बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर इंटरनली ब्लीडिंग होता है। वो होता है कैसे जनरली, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहेगा मेरे साथ, बताओ किसको खेलना है, क्रिकेट या फुटबॉल? मारूंगा लेकिन उसे मैं, बताओ कौन खेलना चाहता है क्रिकेट या फुटबॉल मेरे साथ, चैट बॉक्स में बोलो। बेटा अभी चोट लगेगा लेकिन खेलोगे तो ध्यान रख लो पहले। यस, कोई नहीं है, बड़े गंदे बच्चे हो आप लोग। चलिए ठीक है, सारे खेलेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखो आप सब लोगों को मैं चोट लगवाता हूँ। मान लो ये है आपकी मसल, रेडी हो जाओ, अभी देखो ये है आपकी मसल। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कैपिलरीज बना दूं, कैसे बनाऊं, यहां से बनाता हूँ कैपिलरीज, या वीन्स, कैपिलरीज, जो आप मान लो इसको, आर्टरीज, ठीक है, ये मैंने बना दी। अब कौन कौन खेल रहा था मेरे साथ क्रिकेट? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सभी मान लो आप। अब आप सभी हो, आप सभी की एक टीम है और एक टीम है मेरी, मतलब मैं अकेला एक टीम के अंदर, और एक टीम में आप सभी हो। अब मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। फुटबॉल खेल रहे हैं हम लोग, मैं गया पहले दौड़ते दौड़ते बॉल के साथ, और मैंने जाके वो बॉल क्या किया, हिट किया, और हिट करने के बाद, हाँ मान लो कुछ ही मान लो, अब ध्यान दो यहाँ पे, चीज हटाओ। अब मैंने क्या किया, फुटबॉल से मैंने किक किया, और वो किक करने के बाद मैंने कहा मारा, आपके मान लो थाई के ऊपर, थाई की बोन मसल है आपकी, और इस थाई पे मारने के बाद यहाँ पे मैंने बॉल हिट किया आपके थाई के ऊपर, यहाँ पे किसी भी एक जने को मैंने यहाँ पे बॉल हिट किया। अब बॉल हिट करने के बाद फुटबॉल, मुझे बताओ एक चीज, अब आप लोग, फुटबॉल से जब मैं आपको हिट करूंगा यहाँ पे आपके काफ मसल के ऊपर या फिर आपका थाई मसल के ऊपर, तो आपको ब्लीडिंग होगी क्या, बताओ?
फुटबॉल से हिट कर रहा हूं मैं, तो ब्लीडिंग होगी? नो सर। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंट्यूशन। कंट्यूशन में क्या होता है, देखो दो चीज है यहाँ पे। कंट्यूशन जो है ना, आपको मेनली जो होता है, आपका जो लार्ज सरफेस एरिया वाला मसल है, कौन कौन सा, मान लो आपका ह्यूमरस के ऊपर जो आपका सॉरी क्या कहते हैं, बाइसेप्स हो गया, आपका ट्राइसेप्स हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं क्वाड्रिसेप्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे आपको मोस्टली कंट्यूशन देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है कि पहली चीज तो आपको जो कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है उसका सरफेस बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फुटबॉल हो गया, या क्रिकेट का बॉल हो गया, ठीक है, या हॉकी का बॉल हो गया। ठीक है, इससे जब आपको चोट लगी है, आपके मान लो काफ मसल के ऊपर यहाँ पे चोट लगा है, ठीक है, काफ मसल पे जब चोट लगेगा आपको, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी ना, छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, इसमें क्या होगा, रप्चर्ड हो जाएगा, ये कैपिलरीज आपकी रप्चर्ड हो जाएंगी, और रप्चर्ड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लड है एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है या ब्लैकनेस देखने को मिलती है। तो दिस इज कंट्यूशन। समझ आया कंट्यूशन में क्या होता है, कि आपके मसल के अंदर ही ज्यादा ब्लड जो है आपका नहीं आता, हल्का सा कभी ब्लड होता है, कभी आपके फ्लूइड ही होते हैं। ठीक है, जो सेलुलर फ्लूइड होते हैं आपके, वही बाहर आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज होती है आपके तो कंट्यूशन के अंदर। तो कंट्यूशन क्या है, एक तरीके से आपकी ऐसी इंजरीज हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं कह सकते इसको आप गौरव, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है मसल के अंदर, मसल हेमोटोमा, स्किन, हाँ एक मिनट, ब्लू ब्लैक मार्क्स ऑन द स्किन मेड बाय इंटरनल ब्लीडिंग। देखो इंटरनल ब्लीडिंग ना बहुत बहुत ही कम होती है, कई बार फ्लूइड आता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, बट पर्टिकुलरली अगर आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग का क्वेश्चन आए, तो उसके अंदर मसल हेमोटोमा का हो गया आप उसको। ठीक है, मसल हेमोटोमा मतलब मसल के अंदर आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज अ मसल हेमोटोमा। और कंट्यूशन के अंदर ही बहुत हल्का होता है, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंट्यूशन के अंदर आपका ब्लू मार्क्स बन जाता है, और आपके स्किन के अंदर इंटरनली हल्की सी ब्लीडिंग होती है, कभी फ्लूइड ही एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये रेडनेस देखने को मिलती है या ब्लैक देखने को मिलता है, ट्यूशन या ब्रूसिंग या कंट्यूशन के अंदर। ये चीज क्लियर है, बोलो। सर कैपिलरीज में भी हो सकती है इससे प्रॉब्लम को? कुछ नहीं होता, आपका ब्लड जो है वहां से कुछ दिनों बाद कंटिन्यूसली फ्लो में आ जाएगा, आप आइसिंग वगैरह करोगे वहां पे तो, और फिर ठीक हो जाएगी वो चीजें, बट वो फोर्स ज्यादा नहीं सर होना चाहिए। कोई अगर मुक्का मारेगा? हम्म, मुक्का मारेगा आपको? कहाँ पे, बोलो कहाँ पे मारना है मुक्का, यस सर। कहाँ पे? ट्राइसेप पे कोई बाइसेप्स पे, बाइसेप्स मारेगा? पे? यस हाँ, सर, ट्राइसेप तो, बाइसेप पे। तो आपको कंट्यूशन होगा। यस सर। ठीक है, सर एक बार इसे रिपीट कर दीजिए सर, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर उसमें, हाँ, क्या कंफ्यूजन हो कि गया? मसल हेमाटोमा और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर, क्योंकि जैसे हमारी मसल की जो फाइबर है सर वो टीयर हो रही है अगर, हम्म, तो उसमें टीयर हो रही है तो सर जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन होंगे, तो हम्म, ब्रेक डाउन होंगे तो इंटरनल ब्लडिंग होगी, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होगी सर। करेक्ट। तो इसमें भी वही ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है सर, तो थोड़ा। हाँ बिल्कुल, दोनों में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, बट डिस्टेंस मतलब कि आप उसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हो, इसके अंदर जो है ना आपका डिपेंड करता है, देखो आपका फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मान लो मैं इस चीज से ओके ओके सर। मैं इस चीज से हल्का सा यहाँ पे करता हूँ, मैं मारता हूँ, जब चोट लग गई ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ मैं बहुत मारूंगा आप लोगों को, मैं बस हल्का सा कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा जोर चोट लगी तो फिर आप लोग देखना, मैं यहाँ से हल्का सा बीट यहाँ पे लगता हूँ, मैं समझ लो, मान लें आपको, तो कुछ यहाँ पे जो मेरी कैपिलरीज होंगी, तो यहाँ से वो रप्चर हो जाएंगी, और यहाँ से हल्का फुल्का ब्लड निकलेगा जो एक्यूमुलेट होगा, जिस वजह से मुझे यहाँ रेडनेस देखने को मिलेगी। और अगर मैं यही चीज लेके खूब जोर से मारता हूँ, तो भाई यहाँ पे जो आर्टरीज होंगी, वीन्स होंगी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी कैपिलरी ज्यादा डैमेज होगी, ठीक है, ज्यादा वहां पे रप्चर होगा, तो मुझे वो ज्यादा हार्मफुल होगा मेरी बॉडी के लिए। गौरव समझ आया आपको? तो मैं जब ज्यादा निकल रहा है तो मसल हेमोटोमा कह सकता हूँ मैं उसको, कम निकल रहा है तो मैं इसको कंट्यूशन कह सकता हूँ।
वो डिपेंड ओके करेगा सर। आपके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। सर क्लियर बात? जैसे हम नॉर्म सर जैसे हम नॉर्मली कई बार चलते हैं, मान लो हम टेबल से बच गए जाके बेड से, तो नॉर्मली वो चीज भी आ जाती है इसमें। हाँ, ये भी चीज आ गई आपकी इसमें। बहुत सारे ऐसे हाँ जी। इंसिडेंट होते हैं लाइफ में। चलिए, नेक्स्ट होता है एक कैल्यूसिस या कॉन्स। ये भी अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो अपने आप को आराम से रिलेट कर सकता है इस चीज से। देखिए, कैल्यूसिस या कॉन्स में क्या होता है कि जो आपकी स्किन है उसके अंदर थिकनेस आ जाती है। देखो ये रहा, स्किन के अंदर क्या हो जाता है, आपका थिकनेस आ जाता है। और ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, आपके पाम के ऊपर, फुट के ऊपर। आप कंटिन्यूअसली जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते रहते हैं या रस्सी चढ़ते रहते हैं, तो उनके आप देखोगे आराम से स्किन के ऊपर, हैंड के स्किन के ऊपर वो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज कैल्यूसिस। समझ आ गया? कैल्यूसिस, हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या वेट ट्रेनिंग में आपको जनरली देखने को मिलेगा। और एक ना कॉन्स कॉन्स होता है, ये दोनों सिमिलर ही होता है। कॉन्स मोस्टली आपको लेग्स, अपने लेग्स के अंदर देखने को मिलता है, तरीके से छाले इसको कह सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। ये चीज है। तो कैल्यूसिस समझ आ गया भाई? एक बार रिपीट कर दूं जो जो चीज सर आप लोगों ने पढ़ा है। सर हम्म, क्या सर ये बोले थे फुटवियर कौन? सर एक ये मिनट, फुटवियर से भी हो सकती है ना? क्या चीज? आ, यही सर। बिल्कुल हो सकता है आपको फुटवियर से। अगर आपका सर फुट, एक मिनट पल्लवी, देन आफ्टर आई विल कम टू यू। हाँ, अगर आपका वो फुटवियर जो है वो काफी हार्ड सरफेस है, उसका काफी हार्ड मटेरियल का बना हुआ है वो, तब आपको हो सकता है। यस पल्लवी, को है। सर कुछ बोल रहे थे कॉर्न्स बोलकर, पैर में होता है क्या बोल रहे थे? जो कॉन्स होता है ना, देखो कॉन्स, CORNS, कॉन्स, कॉन्स भी एक तरीके से आपका कैल्यूसिस ही है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो आपकी स्किन की लेयर है उसके अंदर थिकनेस आ जाती है। और मोस्टली इसको हम लोग कंसिडर करते हैं अपने पैर के अंदर, मतलब कि जो आपके लेग्स के अंदर है, इसके अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं कॉन्स को। बहुत हल्का सा डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में आता भी नहीं है वैसे। सर ये जो कैलिसिस है ना सर, इसका हम्म, जो मेन कॉज है सर, ये क्या होता है कि अगर किसी मसल के ऊपर, सरफेस के ऊपर हम मतलब कंटिन्यूअस अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो होता है सर, मतलब स्ट्रेस पड़ता है, या वो मतलब कंटिन्यूअस पर रिपीटेड या कुछ कांटेक्ट में आ रहा हो किसी ऑब्जेक्ट के, तो सर ये सर उस जैसे एक मिनट, एक मिनट, तब रुक किसी होता है भी ये। रुक एक मिनट। बोलो गौरव। हाँ तब होता है सर ये। बिल्कुल फिर वही चाहे, चीज है ना। हाँ जैसे हम डंबल उठाते हैं सर, मेरे स्टंट ट्रेनिंग में, तो अगर हम बिना ग्लव यूज करे अगर डंबल उठाते हैं सर कंटिन्यूअस, तो थोड़े दिनों में हमारे हाथ के जो ग्रिप बनाते हैं सर, उसमें जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इसके भी दिखने को सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे हमारे। और देखो एक टाइम होता पे है, ऐसा होता है कि हाँ, हैंड का जो बोलो। सर वो है सर, हथेली है वो बहुत हार्ड हो जाता है। वैसे चलो मैं आपको बता ही देता सर हूँ। किसी बोलो। चीज को हम जोर से पकड़ के रखते हैं उससे भी हो जाता है। एक बारी में नहीं होगा आपको, ये ध्यान रखना। मान लो, हाँ सर, लॉन्ग टाइम पीरियड तक, और सेम उस पे, क्योंकि उससे पहले हीट जनरेट होती है, मसल ब्रेक होता है सर वहाँ पे। ठीक है, चार उंगली बनाई मैंने, ठीक है, 1 2 3 4। ये क्या हो गया भाई? कौन सी इंजरी हो गई है? बोलो, कौन सी इंजरी हो गई? कैलसीस कैल्सी नहीं, कैल्सियस। कैली कैल्सियस, ठीक है। कैल्सियस सर। सर इसको बोलना क्या है, कैली सर बोलना नहीं जा रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, बताओ। कैल्सियस, ठीक है। अब होता क्या है समझो, इसको डिटेल में बता रहा हूँ अभी। मान लो ये डंबल है 50 kg का, ठीक है, और मैं इसको रोज जो है लिफ्ट कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, और लिफ्ट करने के बाद ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है डेली बेसिस पे, मेरे स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, ये इस पर्टिकुलर एरिया पे मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब जब कांटेक्ट में आ रहा है मेरे स्किन के ऊपर रेगुलरली, ये रुको, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको वेट वियर करना पड़ेगा, जो आपका स्किन है इसको वेट वियर करना पड़ेगा,
और वेट वियर करने की वजह से कंटिन्यूअसली रैपिडेडली जब आपका किसी पर्टिकुलरली पार्ट के ऊपर वेट आएगा तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो सरफेस है उसका वो हार्ड होगा, ठीक है, उसका सरफेस हार्ड होगा, सरफेस हार्ड होगा। ओके, तो जो आपका पूरा पाम है उस पाम के अंदर पर्टिकुलरली आपको क्या देखने को मिलता है, हार्डनेस देखने को मिलता है जब आप कंटिन्यूअसली रस्सा चढ़ते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो जहां पे आपका पर्टिकुलर लोड होता है। अब बात आती है कि जो ये कैलिसिस है ये यहीं पे क्यों होता है, यहीं पे होता है ना, बोलो, इसी वाले रीजन पे होता है आपको, यस यस सर। सर। तो यहीं पे यस क्यों सर। होता है, ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? सर क्योंकि वो जो हमारा बॉडी का है सबसे ज्यादा कांटेक्ट उसी पार्ट पे हो रहा है, वही उसी वियर कर रहा है सबसे ज्यादा। और सर सॉफ्ट स्किन भी सॉफ्ट होती है ना तब करके। और बताओ, और कोई कुछ बताना चाहता है, फिर मैं बताता हूँ, बोलो। सर जैसे हमने मान लो डंबल या कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे तो ज्यादा वेट सर इसी पे आएगा। तो शायद सर जब हम कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब उसी चीज को कर रहे हैं तो उसकी वजह से हार्ड हो जाता है मतलब। अच्छा, और कोई, थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी के पास डंबल वंबल उठा के कोशिश करो सर समझने की। सर इसी पार्ट पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये बात करेक्ट बोली आपने, ठीक है, इसी पार्ट पे आपका सबसे ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। वेट क्या है, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करोगे ना तो वेट आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है, वेट आपका यहाँ पे रहता है, यहाँ वेट नहीं रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ वेट नहीं रहेगा, वेट आपका यहाँ पे रहता है। आपको दिखाऊंगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में डंबल लाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप मान लो ये जो है मैं वेट कैरी कर रहा हूँ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, और इसको पाम को मूव नहीं करते जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, इट शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल रहना चाहिए आपका बिल्कुल, और इस तरीके से आप मूवमेंट परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज तो ये है यहाँ पे कि जो ये वाला आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा जॉइंट के पास है, मतलब यहाँ से आपका क्लोज होता है, और क्लोज होने के बाद आप देखोगे तो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव, मतलब कि इसके ऊपर सरफेस पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है दोनों चीज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा लगता है जिसकी वजह से आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है कैलेसिस देखने को मिलता है। एक दो बार जाना, ट्राई करना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जब ट्रेनिंग करोगे जाना एक बार, आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस वाला बात नहीं। अभी तक आप लोगों ने बस देखा नहीं, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया इसको, जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैलिसिस के अंदर क्या होता है। चलिए, यही चीज था, आप लोगों ने बस अभी इतना ध्यान रखना है कैलिसिस में कि आपका जो स्किन है वो थिकन हो जाता है। ओके, सो दैट इज कैलिसिस। तो कैलिसिस देख लिया हमने, अब नेक्स्ट आ जाओ कैलिसिस के बाद स्ट्रेन और स्ट्रेन के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेन और स्ट्रेन, इसके बाद स्ट्रेन ही है ना आपका, हाँ स्ट्रेन है। ठीक है, देखो भाई, इसको यही समझा देता हूं मैं आपको। चलो, स्ट्रेन बताओ किसकी वजह से होता है आपको, सर बोलो स्ट्रेन स्ट्रेन चैट बॉक्स में, स्ट्रेन, टी टी टी, टेंड चैट बॉक्स में बोलो। स्ट्रेन, चलो ठीक है। किसे होता है भाई, सही बच्चों ने बोला चैट बॉक्स के अंदर, गुड। मैं इसको बोल दूं मसल, कोई दिक्कत वाली बात? अगर मैं इसको मसल बोल दूंगा, इसको मैं अगर टेंडन बोल दूंगा तो कोई दिक्कत? और अगर मैं इसको बोन बोल दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो बेटा तब होता क्या है स्ट्रेन में, स्ट्रेन में क्या होता है,
वो सभी यहाँ पे, हाँ गुड। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि जो ये आपका टेंडन है, ये टेंडन जो है आपका, या ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ये जो टेंडन है आपका ये ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेन देखने को मिलता है। अब मेन बात आती है स्ट्रेन और स्ट्रेन में आप लोग बहुत कंफ्यूजन होते हो। तो स्ट्रेन के अंदर टी है तो आप इसको रिलेट कर सकते हो टेंडन से, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज अकर्ड इन द टेंडन, ठीक है, ये आपका बन सकता है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेन स्पेन ये आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपने क्या देखना है भाई, स्ट्रेन के अंदर आपका टेंडन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, या आपको ऑप्शन दे देगा स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन की वजह से कौन से पार्टिकुलर पार्ट पे, टेंडन पे, लिगामेंट पे, किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो दैट इज टेंडन। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। अगर आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए कि, अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन बनता हूं, क्या स्ट्रेन की वजह से, सभी बच्चे आंसर देंगे और चैट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या स्ट्रेन की वजह से आपको मसल की इंजरी हो सकती है? बेटा ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या आपको स्ट्रेन की वजह से मसल की इंजरी हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। और ये आपका क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर। पता है क्वेश्चन क्या आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग, सुन लो क्वेश्चन, सुन लो आप लोग फिर आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट गेट इंजर्ड इन द स्ट्रेन, स्ट्रेन के अंदर आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो इंजर्ड होता है? ऑप्शन सुनना ध्यान से, मैं लिख भी देता हूं। ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो मान लो आप टेंडन। बोलो अब आंसर दो, इसका क्या आंसर दोगे? बोलो, इसके अंदर मसल भी आ गया, टेंडन भी आ गया, क्या आंसर दोगे बताओ? चैट बॉक्स में बोलना पहले, एक आंसर देना है, मसल या, सर एक एक ही बार आंसर है। रिपीट कर दीजिए। स्ट्रेन के अंदर आपके बॉडी का कौन सा पार्ट इंजर्ड होगा, मसल, लिगामेंट या टेंडन? एक आंसर देना है। चौथा ऑप्शन भी देता हूं आप लोग, चौथा ऑप्शन हो गया बोन। लो, जो बच्चे कह रहे हैं मसल, मसल क्यों, टेंडन क्यों नहीं? सर जब हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल, मान लो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मान लो ज्यादा ही हम मतलब ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सर हमारा मसल ही जो ज्यादा स्ट्रेच होएगा ना, जब ओवर हो जाएगा उसकी वजह से हमारे मसल्स भी मतलब रैप्चर्स हो जाएंगे। अच्छा उसकी ठीक है, वजह से अभी आपका पॉइंट मैं थोड़ा सा, अगर मैं समझने, जो मैंने आपका पॉइंट समझा है, तो मान लो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ पे आपकी दूसरी बोन है, यहाँ से आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो यहाँ से आपका ये मसल स्ट्रेच हुआ, मसल स्ट्रेच होने की वजह से आपका टेंडन भी तो स्ट्रेच होगा ना प्रिया? अब आपका मसल स्ट्रेच हुआ, तो अगर एक जॉइंट से अगर आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से मसल स्ट्रेच हो रहा है आपका इस जॉइंट से, यहाँ भी आपका समझ लो कि टेंडन है, ठीक है, यहाँ से जो कनेक्ट है, तो ये इधर स्ट्रेच हुआ आपका, ये इधर की तरफ स्ट्रेच हुआ, इधर स्ट्रेच हुआ, तो दूसरी तरफ वाला भी तो टेंडन स्ट्रेच होगा ना। बोलो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आप लोगों को भाई, मतलब कि ना, आपको जब कहीं डिबेट करना है, ग्रुप डिस्कशन में जाओगे, तो आपको गलत साबित कर, मतलब कि सही पॉइंट्स के साथ आपको सामने वाले को गलत साबित करना होता है, अपना पॉइंट अच्छे से रखना होता है। काउंटर करेंगे आपको, तो मैं काउंटर कर रहा हूँ, क्या पता मैं गलत पॉइंट के साथ आप लोगों को काउंटर कर रहा हूँ, तो आपने सही आंसर देना है। यस प्लीज गो है। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो बस। मैंने ये बोला है, मैं गलत ही बोल सकता हूँ, ठीक है, अभी सब हटा देना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये मेरा, यही समझाता हूँ, ये मेरी एक बोन है, ठीक है, और इसके साथ ये टेंडन, टेंडन के बाद ये मसल, ये दूसरा टेंडन, यहाँ से फिर बोन अटैच है। तो मैंने जब एक्सरसाइज करूंगा मैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद
मेरी टेंडन चलो यहाँ पे डिक्रीज हुई, ये मसल यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, तो ये वाला टेंडन भी तो स्ट्रेच होगा ना। तो आप मसल को क्यों काउंट कर रहे हो, टेंडन को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? मुझे ये कन्विंस कर दो कि मसल इसका आंसर है तो क्यों है, कैसे है, जैसे मर्जी कन्विंस करो आप। हेलो सर। इसमें प्रिया को करने दो, प्रिया है आंसर कोई? सर टेंडन ही आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम करेंगे तो टेंडन के साथ भी तो हमारी, तो पता नहीं सर, मैं ओके कंफ्यूज चलो हो कोई गई। नहीं। यस नेक्स्ट प्लीज गो अहेड, जिसका भी आंसर है। हाँ बोलो, जो ही बोलना चाहता है। ट्राई करो भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर आपको यूजीसी नेट या किसी अच्छे एग्जाम में सर जाना है, इंटरव्यू में बैठोगे, सर। इस तरीके से आप लोगों को सर। सवाल पूछेगी। बेसिक आंसर सिट्रेन ही होगा, सर। ठीक है, टेंडन, इसलिए सिट्रेन, ओके चलो, टेंडन और रिलेट बताओ। होगा ज्यादा। और बताओ। हाँ ठीक है, बोलो गौरव। सर अगर हमारा हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो मसल पे भी पड़ेगा ना सर, अगर टेंडल पे पड़ रहा है तो, क्योंकि टेंडल मसल और बीच को एक जॉइंट करता है सर। तो एक हेड मसल से जुड़ा है तो दूसरा हेड बोन से जुड़ा है। हम्म, तो जरूरी थोड़ी है बोन साइड से ही वो स्ट्रेच हो, मसल की साइड से भी स्ट्रेच हो सकता है वो टेंडन। बिल्कुल सर करेक्ट। मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो सर मैंने मतलब हाँ गौरव बोलो, फिर सर पल्लवी आना आप। हाँ बोलो गौरव। हाँ सर, जरूरी नहीं है ना कि बोन के साइड से वो स्ट्रेच हो, मसल के साइड से भी स्ट्रेच हो सकता है। मैंने आंसर टेंडन दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मसल भी हो सकता है। ठीक पर है मैं चलो अपने पल्लवी। पर मैं यस अपने पल्लवी। मैं अपने आंसर टेंडन में हूँ सर। ठीक है चलो पल्लवी बोलो। सर मुझे लग रहा है कि मसल क्यों होगा, बिकॉज हम लोग का शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग मसल्स में होता है। जितना भी फोर्स आता है हम लोग टेंडन में नहीं देते, मतलब मसल्स में देते हैं। तो जितना भी फोर्स एक्यूमुलेट होता है वो मसल्स में होता है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मसल होगा वो। यार आंसर इज मसल पल्लवी। यस सर। ओके चलो, और कोई कुछ बताना चाहता है? फिर मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा इसका आंसर क्या होगा, फिर आप लोग खुद ही बताओ। यस इज देयर एनीवन, कोई बताना चाहता है? चलिए ध्यान से सुनो भाई। सर एक बार ना सर ये क्वेश्चन आया था, और उस पेपर में सर इसका आंसर दिया था मसल सर। मसल, ये ये यूजीसी किसी नेट का क्वेश्चन है एग्जाम में आपका। आ रखा है सर ये क्वेश्चन। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है आपका। हाँ मसल दे रखा था सर उसका। हाँ, आज मसल समझ दे लो रखा उसका आंसर। समझ लो आंसर क्यों है मसल इसका। पर हमने मनोज है बुक क्लास में के टेंडन अंदर? ही पढ़ा सर ज्यादातर ना, इसलिए टेंडन दिया हमने। अच्छा सुनो कोई नहीं। मनोज है क्लास के अंदर? अंकुर है क्लास के अंदर? स्वराज है क्लास के अंदर? यस सर। यस सर। कौन सी मसल है मेरी, ये वाली बाइसेप्स पे कौन सी मसल है मेरी? मसल का नाम बताओ, पहले बोन का नाम बताओ, बोन कौन सी है? सर ह्यूमरस। ह्यूमरस सर। ठीक है, जितने पूछो कोई देगा आंसर। यस, कौन सी बोन है? ह्यूमरस। अब ह्यूमरस मसल सर। कौन सी है यहाँ पे? ट्राई ट्राइसेप्स। सर अरे ट्राइसेप। बाइसेप्स, और बाइसेप्स आगे ट्राइसेप्स पीछे, मान लो ठीक है। यहाँ पे बोन कितनी है बेटा, ध्यान दोगे, अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान दोगे। बोन कितनी है यहाँ पे? एक एक है। सर। ठीक है। बाइसेप्स मसल का ओरिजिन कहाँ से? बाइसेप्स मसल का ओरिजिन कहाँ से है? सर ह्यूमरस। ह्यूमरस से है भाई, ह्यूमरस से है। यस सर। हेड ऑफ ह्यूमरस, वेरी गुड, ठीक है। ह्यूमरस से इसका ओरिजिन है। ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो रहा है ह्यूमरस से। तो बोन से जो पहले आपके मसल को कनेक्ट करेगा, दैट इज लिगामेंट। करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात? टेंडन। सॉरी टेंडन। क्या है? टेंडन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि मेरे ह्यूमरस का जो अपर वाला पार्ट है, वहां से मेरा जो यहाँ पे बाइसेप्स मसल है उसको जो कनेक्ट करेगा, दैट इज टेंडन। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक? बोलते जाओ यस नो, नो क्योंकि सर। मैं चैट नहीं देख पाऊंगा। बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ पे बाइसेप्स मसल, यहाँ पे दोबारा जब इसका इंसर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, जो टेंडन है वो इसको इंसर्ट करेगा मेरे बोन के अंदर। करेक्ट। यस सर। ठीक है। अब मान लो मैं कर रहा हूँ बाइसेप्स कर्ल यहाँ पे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ बाइसेप्स कर्ल, ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है। मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, बाइसेप्स कर्ल करते हुए मेरा वेट जो है बहुत ज्यादा है, वेट है मेरा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट है। अब मुझे बताओ,
मेरी इंजरी कहाँ पे होगी, मेरे टेंडन पे होगी या मेरे मसल्स पे ज्यादा इंक्रीज होगी, बताओ। सर टेंडन पे। क्यों भाई, टेंडन पे क्यों होगा? ये लोड कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मेरे मसल्स पे आ रहा है ना। अगर मेरा स्ट्रेच होता, ठीक है, तो मैं कह सकता टेंडन के ऊपर। ओके सर, ठीक है, ठीक। क्लियर हुआ अभी कि आंसर क्यों बोला है आपका यूजीसी नेट वालों ने मसल? उन्होंने क्या लॉजिक लगाया है? सर मैंने सर भी तो थोड़ा ठीक ही बोला था। एक मिनट, सर हाँ बोलो। हाँ यस पल्लवी, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक था? बिल्कुल करेक्ट था आपका। ठीक है, समझ आ सर गया मैंने भी आपको? तो ऐसे ही कुछ बोला था। हाँ तो ऐसे ही कुछ बोला था ना, अगर ऐसे ही बोलते आप तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो मसल। गौरव ने भी सही एक्सप्लेन किया था इसको, लेकिन आंसर दे रहा था टेंडन वो। देखो अपने जो आपके जो पॉइंट्स है ना बेटा, इसके ऊपर स्टिक रहो। जो आपका लॉजिक है, जो आपने सीखा है, बट मेक श्योर आपका लॉजिक जो आपने सीखा है वो करेक्ट होना चाहिए, और उस पॉइंट के साथ आप मतलब कहीं पे खड़े होना तो झंडा गाड़े खड़ा होना कि हाँ मेरा पॉइंट, मेरा लॉजिक करेक्ट है, हटना नहीं उससे, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना मिल जाए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ता था। नहीं, वॉइस ब्रेक नहीं हुई। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक मिनट, एक मिनट। यस, तो स्प्रेन में क्या होता है आपका कि स्प्रेन के अंदर आपकी इंजरीज होती है आपके लिगामेंट के अंदर। ठीक है, आपके लिगामेंट के अंदर इंजरीज होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए ये स्प्रेन है आपका, जो दो बोन है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों बोन को कौन ज्वाइंट करके रखता है? लिगामेंट। तो जब कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिसमें आपका लिगामेंट स्ट्रेच होता है, तो उस टाइम पे जो आपको इंजरी कॉज होगी दैट इज अ स्प्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन के अंदर क्या होता है? स्ट्रेन के अंदर आपका जो टेंडन है, जो आपके मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखता है, उसके बीच में जो आपको इंजरीज होती है दैट इज अ स्ट्रेन। मतलब कि आपके टेंडन के बीच में जो इंजरी हो रही है दैट इज स्ट्रेन। इसको कभी कभार हम लोग मसल का भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपका है कि अगर स्ट्रेन इंजरी कौन सी होती है आपकी, अगर वहां पे टेंडन ना देखने को मिले, मसल देखने को मिले, लिगामेंट देखने को मिले, या बोन देखने को मिले, तो आप लोग मसल को मार्क करके आइए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे स्ट्रेन और स्प्रेन के अंदर। चलिए, स्ट्रेन स्प्रेन हो गया हमारा। नेक्स्ट है डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ गोल्फर्स एल्बो, क्योंकि डिसलोकेशन के अंदर आप लोगों का डाउट था एक बारी, वो मैं डिटेल में क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसको मैं डिटेल में क्लियर करूंगा। लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। गोल्फर्स एल्बो एंड टेनिस एल्बो। देखो गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल एपिकेंडिलाइटिस या मीडियल एपिकेंडिलाइटिस। अब सिंपल सा बात है, आप लोग को मैंने बताया था, बताओ लेटरल मतलब कौन से साइड वाला? मेरा आर्म है तो लेटरल मतलब कहाँ होगा? लेटरल मतलब कौन सी साइड? मेंशन साइड बाहर में। करो। की तरफ। लेटरल मतलब क्या? सर आउटर आउटर साइड, आउटर सर की तरफ। आउटर बाहर की तरफ। ठीक है, और मीडियल मतलब क्या? सर मिड की अंदर तरफ, की तरफ। मतलब मिड लाइन के सेंटर। अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ एक चीज आप लोग, मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, ये मेरी स्टिक है, मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, किधर की तरफ मूवमेंट हो रही है ज्यादा, बताओ, बोलो। इनर साइड, इनर सर साइड। अंदर अंदर की साइड सर। अंदर की साइड मूवमेंट हो रही है, तो गोल्फर्स एल्बो कौन सा होगा? कौन सा, मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, मीडियल या लेटरल एपोकेंडिलाइटिस, कौन सा बोलूंगा? सर मीडियल। मीडियल एपोकेंडिलाइटिस, भैया रटने की जरूरत ही नहीं है। गोल्फर्स एल्बो, मीडियल एपोकेंडिलाइटिस। टेनिस खेल रहा हूँ, ठीक है, टेनिस खेल रहा हूँ, टेनिस खेल रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, कहाँ मूवमेंट हो रही ज्यादा, बताओ? सर आउटर स्विंग। आउटर स्विंग, ठीक है। तो आउटर मतलब क्या है आपका? लेटरल, ठीक है, मिड लाइन से दूर। लेटरल। तो लेटरल एपोकेंडिलाइटिस, कोई दिक्कत वाली बात? बोलो, रटने की जरूरत है इसको? बच्चे कंफ्यूज आते हो, क्या है, क्या क्या आ गया, क्या नहीं आ गया इसके अंदर, एग्जाम के अंदर। क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो गोल्फर्स एल्बो, मीडियल साइड और इनर साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट,
आपके एल्बो जॉइंट के अंदर की तरफ, और जो आपको इंजरी हो दैट इज अ गोल्फर एल्बो। टेनिस एल्बो बाहर की तरफ, आउटर साइड जो आपको इंजरी हो आपके एल्बो जॉइंट के, मतलब दैट इज अ टेनिस एल्बो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल समझ आ गया ये। चलिए नेक्स्ट आइए, गोल्फर्स और टेनिस एल्बो के पास एसीएल, इसको हम लोग एक्लेस टेंडन भी कहते हैं या फिर एसीएल भी कहते हैं। तो एक तरीके से ऐसी इंजरी है जो आपके काफ मसल को आपके हील बोन से कनेक्ट करता है, जो टेंडन, उसको हम लोग एसीएल कहते हैं। ठीक है, एक्लेस टेंडन कहते हैं। यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। अगर मैं एक्लेस टेंडन को और कौन सी इंजरीज बोल सकता हूँ, बोलो एक्लेस टेंडन को मैं कौन सी इंजरी बोल सकता हूँ, और चैट बॉक्स में बोलना प्लीज। एक्लेस टेंडन को कौन सी इंजरी बोल सकता हूँ मैं? अरे ठीक है, टेंडन इंजरी कौन सी होती है? टेंडन इंजरी किसमें देखने को मिलती है आपको? टेंडन की इंजरी किसमें देखने को मिलती है? अरे अभी तो पढ़ाया इतना, राम कहानी समझाई थी अभी। लो भाई, ये मेरी बोन है, ये मेरी मसल है, और इसके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है टेंडन है। मैं कौन सी चीज बोल सकता हूँ? स्ट्रेन, स्प्रेन? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो इतना? बिल्कुल स्ट्रेन बोल सकता हूं मैं इसको। ओके, बस एक्लेस टेंडन इसको इसलिए बोल दिया कि इसका पर्टिकुलर नाम है इस टेंडन का एक्लेस, इसलिए इसको हम लोग एक्लेस टेंडन कह देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जो आपकी काफ की मसल है और जो आपकी हील की बोन है, इसके बीच में जो टेंडन कनेक्ट करके रखता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इट इज एक्लेस टेंडन, एसी है। कोई दिक्कत वाली बात? कौन सी मसल? बेसिकली गैस्ट्रोनोमियस, सोलस इधर की तरफ होता है आपका, ठीक है, गैस्ट्रोनोमियस, दोनों कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये एक्लेस टेंडन हो गया। इसके अंदर की दिक्कत परेशानी किसी को? इजी था काफी। सर सर हाँ प्लीज। सर जो कभी कभी मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे कि हील मतलब चलते वक्त हील बहुत ज्यादा पेन होता है, या ज्यादा टाइम तक खड़े होने से भी हील पेन ज्यादा होता है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं कि अकीलेस टेंडन बोलते हैं? हील पेन? जी, मतलब ज्यादा देर तक खड़े होने से हील पेन होता है ना सर? ज्यादा देर तक खड़े होने से हील पेन हुआ है कभी ऐसे किसी को? हाँ सर, बहुत सा मतलब बहुत ही होता है, लाइक इवन मेरे मम्मी का भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, सर मतलब मैंने देखा है। मैम का मतलब होगा हील से, हाई हील पहनते हैं ना सर। नहीं नहीं, हील से नहीं नहीं, नहीं, समझ मतलब गया, मैं हम समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखिए होता क्या है, एक मिनट रुको। क्या उसको हम लोग अकीलेस टेंडन बोल सकते हैं सर? अगर आपके टेंडन के ऊपर लोड पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको एक्लेस टेंडन कह सकते हो। बाकी इसके और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके लिए आप बस 10 मिनट वेट करिए, आई विल लेट यू नो। ठीक है पल्लवी, सर। और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स मैं वो कवर करा सकता हूँ, हो सकता है इसमें भी, डोंट वरी। हाँ, लॉन्गेस्ट टेंडन इन ह्यूमन बॉडी, करेक्ट गौरव, इसलिए इसका नाम पर्टिकुलरली एक्लेस दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट है मसल क्रैम्प। यस, मसल क्रैम्प भी जो है आपको, मसल क्रैम्प के अंदर जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है, वो बस इतना समझेंगे कि मसल क्रैम्प में क्या होता है, आपके बॉडी में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब कि आपका जो स्केलेटल मसल है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाती है, आपका स्टिक हो जाता है ऐसे, अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो आपका टाइट हो जाता है हार्ट एक तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग मसल क्रैम्प कहते हैं। और वो होता क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो एसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं, वाटर हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, चाहे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प होता है। अब बेटा ये तो अभी बेसिक वालों के लिए था, जिन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मसल वगैरह पढ़ा नहीं है। ओके, जिन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा है, मसल की पूरी क्लासेस लगाई हैं, अब आप लोग इसको रिलेट करोगे।
आप लोग इसको रिलेट करोगे, इस पूरे फिनोमिना को आप लोग रिलेट करोगे मसल क्रैम्प होगा कैसे, ठीक है। बट ये अभी आपको मौका नहीं दूंगा, ये क्लास के बाद आप लोग को मैं मौका दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे आपके जो सॉल्ट्स हैं, वो जो एसेंशियल सॉल्ट्स है बेसिकली वो लूज हो जाते हैं, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प होता है। आपका सोडियम लॉस हो गया, इनकी वजह से आपको मसल क्रैम्प हो सकता है। ये हो गया, ये ध्यान रखना है अभी आपने मसल क्रैम्प के ऊपर। बाकी ये पूरा फिनोमिना अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा जिन्होंने क्लास ली है, और आप लोग ही बताओगे। नेक्स्ट है मसल स्टिफनेस या मसल सोरनेस, जिसको हम लोग और किस भाषा में बोल सकते हैं, इसको हम लोग डॉम्स बोल सकते हैं। मसल स्टिफनेस और मसल सोरनेस को हम लोग डॉम्स कह सकते हैं। तो पहले जनरल समझो जो आपके एग्जाम में आएगा। मसल स्टिफनेस या मसल सोरनेस क्या होता है, जब आप काफी लंबे टाइम के बाद, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आप एक्टिविटी करने जाओ कोई, वहां पे जो आपको स्टार्टिंग का पेन होता है उसको हम लोग डॉम्स कहते हैं। मान लो आप 6-7 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और आपको किसी ने बहुत मोटिवेट कर दिया और आप चले गए एक्सरसाइज करने के लिए, और स्टार्टिंग में जो आपको पेन होगा इसको आप लोग बोलोगे डॉम्स, मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है, ये कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो फिनोमेना है ये आप लोग ही खुद बताओगे जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं। आप बाकी सब बस इतना समझेंगे, स्टिफनेस या मसल सोरनेस क्या होता है, जब आप बहुत दिनों बाद, लंबे दिनों बाद एक्टिविटी करने जाते हो और वहां पे जब आपके मसल के अंदर पेन हो, उसको हम लोग मसल सोरनेस या मसल स्टिफनेस कहते हैं। ब्लिस्टर, ये बहुत देखा होगा आप लोगों ने। नॉर्मली आपके स्किन के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, इसको हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं। बबल जमा हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड जमा हो जाता है आपका एक, इसको हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं। ये कब कब हो सकता है आपको, जब आप किसी गर्म चीज के टेम्परेचर से कांटेक्ट में आए आप, ठीक है, तब आपको हो सकता है यहाँ पे। मान लो कि आपका गर्म तेल जो यहाँ पे आके पड़ गया आपको, तब आपको ये ब्लिस्टर हो सकता है। यस गौरव, हाँ, बर्न होने की वजह से, ठीक है। सर तो ये वाली सिचुएशन ना सर, हम्म, सर जो कैलेसिस वाला था सर हमारा, उसमें कैलेसिस, सर कैलेसिस वाला जो था सर इंजरी, उसमें हम्म, जो प्राइमरी स्टेज होता है सर, किसी ऑब्जेक्ट से कंटिन्यूअस अगर कांटेक्ट में आता है हमारा बॉडी का पार्ट, तो उसके बीच में सर हीट पैदा होती है। तो बिल्कुल उसमें करेक्ट। ये हाँ, तो उसमें यही होता है सर इसका प्राइमरी स्टेज। उसके बाद ये जो स्किन है वो हार्ड होने लग जाती है धीरे 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 धीरे। जब इसमें से फ्लूइड निकल जाता है सर हमारा, तो उसके हम्म, बाद ये स्किन जो है हार्ड होने लग जाती है। तो जो इसका सेकेंडरी स्टेज आता है होता है सर, वही कैलेसिस, वो सेकेंडरी ब्लिस्टर है उसी के उसका। सेकेंड। हाँ, तो कैलेसिस उसका सेकेंडरी स्टेज है सर इसका। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और ये तो एक रीजन था आपका, इसको आप कैलेसिस से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है कि मान लो जैसे कि रूबिया ने बताया कि यहाँ पे गर्म तेल फेंक दो इसके पैर के ऊपर, तब भी आपको ब्लिस्टर बन सकता है, फ्लूइड जमा हो जाता है। तो ब्लिस्टर में बस आपने इतना ध्यान रखना है, आपके एग्जाम बस इतना पूछा जाएगा कि जब आपका क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म हो जाता है आपके स्किन के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं। ये नॉर्मली सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये बस आपने ध्यान रखना है, यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, डोंट वरी। बाकी जो गौरव ने बताया है कि कैलेसिस का सेकंड स्टेज है, दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंकशन। कंकशन क्या है, मेनली आपका जो क्वेश्चन बनता है कंकशन से यही कि आपका इंजरी होता कहाँ है कंकशन का। तो कंकशन का इंजरी आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप मान लो रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते किसी सामने वाले प्लेयर से टकरा गए आप, सर आपका टकरा गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसको आप लोग कंकशन बोल सकते हो। ये क्या है, कंकशन है। तो ये मेनली क्या होता है आपके हेड में, बस यही आएगा। आपका डीएसएसबी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, अभी जो रिसेंटली पिछली बार जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर कंकशन का क्वेश्चन आया। ओके, तो कहाँ होता है, ये आपके ब्रेन के अंदर होता है, ये बस आपने आपने आपके हेड के अंदर होता है। ये ध्यान रखना है वाइल प्लेइंग स्पोर्ट, हम स्पोर्ट इंजरीज की बात करें। सर एक कंकशन में आदमी भूल जाता है क्या? कंकशन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। हेडेक हो सकता है आपको, फिर उसके बाद अगर आपको ज्यादा नेचर ऑफ फोर्स जो है वो ज्यादा है और आपके उस पर्टिकुलरली पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या कहते हैं भूल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट तो पर्टिकुलरली नेचर, चक्कर आ ठीक है। जाता, मतलब चक्कर आ जाता है। सर ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराने से होता है ना सर कंकशन?
ब्रेन का, हाँ, हाँ किसी सर। ऑब्जेक्ट से टकराने की वजह से आपको कंकशन होगा। हाँ सर, क्योंकि ये जो मेरा बीपीएड के टाइम पे सर मेरा गोल पोस्ट से टकराया था सर मैं। तो हम्म, मेरी जो 2 आवर की मेमोरी थी सर वो पूरा लॉस्ट हो गया था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने मतलब दो जो 2 आवर थे सर, 2 आवर का पीरियड था मेरे पूरे क्लास का, वो ब्लेंड हो गया था, मेरे मेमोरी से गायब हो गया था मतलब। अच्छा तो फिर अच्छा। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि कंकशन का ये फेज है करके, कि हाँ इसमें ऐसा हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेनली आपका कौन कौन से, ये बताओ कंकशन कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा हो सकता है, आप लोग बताओ चैट बॉक्स के अंदर। कंकशन कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा हो सकता है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में हो सकता फुटबॉल। है, और बताओ इससे भी ज्यादा, फुटबॉल से भी ज्यादा कौन से स्पोर्ट्स में। उस स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग अभी बहुत अच्छा क्या कहते हैं, और बताओ। रग्बी, वेरी गुड शिवानी, ठीक है, रग्बी के अंदर कंकशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। चलिए, बस एक फ्रैक्चर रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर आपका इंजरीज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए, फ्रैक्चर बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको कई लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, अभी आप लोगों के लिए मैं इजी कर दूंगा ये सारी चीजें। देखिए ध्यान, आप लोग कॉपी खोल लीजिए, बस इसके लिए मैं बस आपको बोलूंगा कॉपी खोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा सिंपल फ्रैक्चर किसको कहते हैं। तो सिंपल फ्रैक्चर को हम लोग क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। मतलब क्लोज फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं कि ये आपका, मान लो कोई लेग है, ठीक है, ये लेग है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बोन आ रही है, बताओ यहाँ पे कौन सी बोन होती है, ऊपर वाली ये, फीमर। फीवर। ठीक है। अब सिंपल फ्रैक्चर क्लोज, नो इंजरीज ऑन स्किन। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे आपके बोन के अंदर इंजरीज तो हुई है, इस बोन के अंदर मान लो कोई सी भी बोन जो है आपका टूटा है, तो चाहे वो ऑब्लिक इंजरी हो, या फिर क्या कहते हैं इसके अंदर कंट्यूशन हो, कोई सी भी, सॉरी कंट्यूशन नहीं, ऑब्लिक हो, और कौन सी होती है इसके अंदर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो, तो कोई सा भी कंपाउंड। फ्रैक्चर, हाँ कंपाउंड फ्रैक्चर हो, कोई सा भी फ्रैक्चर हुआ हो, लेकिन वो आपका जो ये स्किन है उससे बाहर नहीं आया, अंदर ही अंदर है, मतलब क्लोज ही आपका बोन अंदर ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। समझ आ गया आप लोगों को, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो क्लोज फ्रैक्चर मतलब जो अंदर ही हो उसी को हम लोग सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन फ्रैक्चर, आपका बोन जो है, ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन कम आउटसाइड। ओपन फ्रैक्चर, ब्रोकन एंड ऑफ द बोन कम्स आउटसाइड, ये लिख लो इसके अंदर, कम्स आउटसाइड, मतलब ये जो आपका बोन है ये यहां से टूट के बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए इसको, कंपाउंड फ्रैक्चर को। कंक्लूजन बताता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड सभी ने लिख लिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात। सिंपल मतलब आपका बोन अंदर रहे, कंपाउंड मतलब ये बोन जो है टूट के बाहर आ जाए आपके स्किन का, दैट इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर। ये अभी ध्यान रखना है आपने, बस। अब इसके बाद यहां से आप लोगों ने समझना है ध्यान से, देखिए ट्रांसवर्स, ध्यान रख लो, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब सेम होता है, मतलब कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रांसवर्स हो या हॉरिजॉन्टल हो, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका अर्थ है मान लो, ठीक है, ये आपका अर्थ है, तो ये इसके पैरेलल में होगा, मतलब कि इसके बिल्कुल बराबर में होगा ये, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो ऐसे करके काटता है, ठीक है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये दोनों सेम होता है। तो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि आपके अर्थ के बिल्कुल बराबर में हो ये। तो जो आपका बोन के अंदर इंजरी हो और वो बिल्कुल इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से हो आपका, ये समझ लो ये नीचे की तरफ अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बिल्कुल कहाँ आ रहा है, ये ट्रांसवर्स हो रहा है ये, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। मतलब कि जो आपका बोन है इस तरीके से टूटे तो इसको आप लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलोगे। चलिए, ये समझ आ गया।
लीनियर मतलब क्या होता है भाई, एक लाइन में, तो ये जो आपका एक लाइन में टूटा बोन, इसको आप लोग लीनियर फ्रैक्चर कहोगे, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक क्या होता है, इस तरीके से आपका ऑब्लिक एंगल बन देखा होगा आप लोगों ने, तो वो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे करके। तो ऑब्लिक में कैसे टूटता है आपका बोन, इस तरीके से टूटता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपका बोन टूटता है ऑब्लिक में। अब ऑब्लिक में ना एक बार तो क्या होता है, समझ लो ये आपकी बोन है, आपका कई बारी ऑब्लिक टूटने के बाद ये बोन क्या रहता है, बराबर रहता है, मतलब कि ये इधर ही रहेगा ऊपर। कई बार क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब कि यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा आपका, और एक दूसरे जगह से हट गया। तो ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड मतलब कि ये सेम जगह ही है, डिस्प्लेस नहीं हुआ। और डिस्प्लेस्ड मतलब क्या हो गया, ऑब्लिक मतलब कि ये एक इस जगह से हट गया आपका, इसको हम लोग ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड बोलेंगे, मतलब कि ऑब्लिक टूटा, इस तरीके से टूटा, इस तरीके से टूटा, इसको ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड बोलेंगे। स्पाइरल, स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे आपके कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर नहीं होता, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो गोल गोल तरीके से ऐसे करके, तो आपका बोन भी जो है इस तरह सॉरी, इस तरीके जो टूटा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को हम लोग जो है, और कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं, बोलो। ये एक तो बच्चों के सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन, इसको हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं बेटा, स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्यों कहते हैं इसको हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपका स्ट्रेस पड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर बोन के ऊपर कंटिन्यूसली जब स्ट्रेस पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको इंजरी देखने को मिलती है। मान लो ये आपकी बोन है और इसके ऊपर कंटिन्यूसली स्ट्रेस पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है इंजरी देखने को मिलेगा, इसको हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप कोई ग्रीन डंडा लोगे, मतलब कि हरा डंडा लोगे, जब आप बांस के अंदर, बांस अगर आप लोगों ने सुना हो तो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ग्रीन स्टिक होती है वो लचीला होता है, जो ग्रीन स्टिक होती है आपकी वो काफी लचीली होती है, वो मूव करती रहती है, इसलिए हम इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, इसलिए हम इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर मतलब आपका बोन जो है वो बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है, दैट इज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। यस, हाँ पूछिए अब डाउट। सर वो स्पाइरल है जो, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर है ना? स्पाइरल इज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर आप कह रहे हो? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, मैं पूछ नहीं नहीं, स्ट्रेस फ्रैक्चर में आपका स्पाइरल फ्रैक्चर नहीं आएगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर में आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आएगा। जी। चलिए अभी रुकिए, ग्रीन स्टिक इज अ सिंपल सेम है सर। हाँ क्या शिवानी माइक ऑन करके पूछो, क्या कह रहे हो। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है आपका सिंपल फ्रैक्चर है, मतलब इसके अंदर आपका जो है बोन के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, दैट्स इट, सिंपल नहीं, मतलब कि स्ट्रेस पड़ रहा है आपके बोन के ऊपर। सर केवल ऑब्लिक डिस्प्लेस और कम्युनिटेटिव ये दोनों होंगे ना सर, क्या कंपाउंड में? कंपाउंड के अंदर कम्युनिटेड आ गया आपका, यस ठीक सर। है, और ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड आ गया, बिल्कुल कम, करेक्ट। ये दो ठीक है, आएंगे, बाकी जो 5 हैं वो सिंपल में। सिंपल में आ गया, करेक्ट, ठीक है। हाँ हेयर लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बिल्कुल शुभ्रा, इसको हम लोग हेयर लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, करेक्ट, इसको हम लोग हेयर लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को, ठीक है। सर हेयर लाइन तो इसे भी बोल सकते हैं ना सर हम, ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेसमेंट और लीनियर को भी बोल सकते हैं, और ट्रांसफर भी, क्योंकि हेयर लाइन का मतलब तो ये होता है सर कि मतलब बहुत पतली सी, अब वो क्रैग ऐसे लीनियर नहीं में भी हो सकता नहीं नहीं है सर, ट्रांसफर में भी हो सकता है लीनियर। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर इसको पर्टिकुलरली हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। अभी आएंगे जो ये आपके जनरल टर्म्स है ना, आई विल सॉल्व एवरीथिंग, डोंट वरी, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, मैं सारी क्वेरीज आपको सॉल्व करूंगा। अभी पहले इसको पढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा रहिए। देखिए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या हो गया, वही चीज जो मैंने आपको पढ़ी है, वही चीज बस यहाँ पे आपको मैं इलेबरेट कर देता हूँ अभी। देखिए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, द कंप्लीट फ्रैक्चर बोन सेगमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, फ्रैक्चर लाइन रन्स हॉरिजॉन्टली ड्यू टू डायरेक्ट फ्लो। मैंने आपको क्या बताया ट्रांसवर्स में, कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, ये आपका बोन है, और इस तरीके से जो आपको फ्रैक्चर हुआ है, दैट इज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। आप लोग क्या करेंगे, ये सारे फ्रैक्चर लिखेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और इसमें अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, और यहाँ पे बोन बनाएंगे, और यहाँ पे आप फ्रैक्चर को इंडिकेट करेंगे। इस तरीके से आप लोग सभी आज जाके अपने कॉपी के अंदर
नोट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, आपका बोन इस तरीके से वो होता है ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से आपको होता है। और आपका जो बोन है वो एक ऑब्लिक एंगल में टूट जाता है। यहां से स्पाइरल फ्रैक्चर हटा दो, स्पाइरल फ्रैक्चर हटा दो, ये ऑब्लिक रहो से। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर में ये भी ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है, बट आपका जो बोन है वो ऐसे सर्कल के तरीके से टूटता है, स्पाइरल तरीके से टूटता है, इस तरीके से, ठीक है। ऑब्लिक में क्या है आपका, इस तरीके से टूटता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। दोनों में फोर्स जो लगती है वो ट्विस्टिंग फोर्स ही लगती है। देखिए, एक आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मतलब क्या हो गया कि जो आपके एक बोन का एंड है, एक बोन का जो एंड है वो दूसरे बोन के ऊपर आके इम्पैक्ट करे। ये आपका एक बोन है, यहां से समझ लो टूट गया ये, और ये दूसरा बोन है, अब इसके ऊपर आके घुस गया ये, ठीक है, यहाँ से नुकीला हो गया, इधर से टूट गया, इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, इसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अंदर और भी क्या चीज होती है, अदर बाय द स्पैज्म सडन स्ट्रॉन्ग पेन। तो अब मान लो, यहाँ पे रुको, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कौन सा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर था ना, बेटा ये टॉपिक दोबारा घर जाके एक बार पढ़ना सभी, तभी आपको ढंग से समझ आएगा। चलो भाई, बना दे मसल, किसी कोई दिक्कत परेशानी इसमें मसल बना दो तो। लो भाई, ये मैंने मसल बना दी। चलिए, अब यहाँ पर बस खत्म होने वाला, डोंट वरी, थोड़ा सा बस वेट करिए। ये मेरी आ गई बोन, ठीक है। और ये बोन जो है ना यहाँ से टूट गया, समझ लो, यहाँ से ये टूट गया, और यहाँ से इस तरीके से कुछ टूट गया ये, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, और दूसरी बोन मेरी यहाँ पे है। तो इसका शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, इस बोन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या लिखा गया था, स्पैज्म मतलब, मसल स्पैज्म मतलब कि जो ये आपके आसपास की सराउंडिंग की मसल होंगी, जो ये आपके आसपास की सराउंडिंग की मसल होंगी, इसके अंदर आपको एक्सट्रीम पेन देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम पेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये आपकी मसल्स हैं, ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहेंगी, ठीक है। मतलब कि आपका जो कंट्रोल है इस पर्टिकुलरली इस एरिया के ऊपर, जो आपकी मसल्स हैं, उस पे कंट्रोल कम हो जाएगा, आपका वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका मसल स्पैज्म, मतलब कि आपका एक बोन टूट के दूसरी बोन में चला जाता है, चला नहीं जाता मतलब इसके ऊपर इम्पैक्ट कर देता, पूरा नहीं जाता, हल्का सा जो इसको टच करता है या अंदर चला भी जाता है कई बारी, करेक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, मतलब कि एक बोन टूट के दूसरे बोन के ऊपर जो इम्पैक्ट करे, दैट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यही चीज बोला गया। नेक्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। अब कम्युनेटेड फ्रैक्चर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये बहुत सारे पार्ट में, सेवरल पीसेस में टूट जाता है, तो उसको हम लोग कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वही एयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं, और ये आपका बहुत जल्दी हो जाता है। और ये क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से, किसी पर्टिकुलरली आपके बोन के ऊपर जो है कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस डालोगे, तब आपको जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलेगा या हेयरलाइन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अब डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होते हैं जिसके अंदर आपका स्कल का जो बोन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लो हो गई लड़ाई, किस किस की, मौसमी और मुस्कान की हो गई लड़ाई, और मौसमी लेके आई डंडा, और डंडा लाने के बाद मार दिया मुस्कान के सर के ऊपर। अब मुस्कान का जो सर है, स्कल जो है, उसका बोन जो है वहां पे, उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम लोग डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को आप हमेशा रिलेट करोगे अपने स्कल से, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो लंबे टाइम तक आपका बोन है उसको ओवर यूज करते हैं, उस पर्टिकुलरली पार्ट को, वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। और उस स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की वजह से आपको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है या हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है आपको, ओके। तो ये चीज है। कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब द फ्रैक्चर बोन फ्रैगमेंट्स आर कंप्लीटली सेपरेटेड
अ क्लीन ब्रेक यूजुअली हील्स रिलेटिवली क्विकली। तो आपका जो कोई बोन है, ठीक है, वो कंप्लीटली टूट चुका है, तो दैट इज अ कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या हो गया? इट अकर्स व्हेन फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन कंप्रेस द मास ऑफ बोन यूजुअली। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या हो गया आपका कि जो आपका बोन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है और उसके बाद जो आपको फ्रैक्चर हो रहा है दैट इज अ कंप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं, सर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या बोले थे? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एक मिनट आप बताता हूँ। देखो ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ही खुला हुआ है यहाँ पे। मतलब एक बोन जब दूसरे बोन के ऊपर इम्पैक्ट डाले उसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। एक बोन टूटने के बाद दूसरे बोन के ऊपर जो इम्पैक्ट डाले उसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। बस ये लिख लो आप। कौन सा फ्रैक्चर बता रहा था मैं आप लोगों को अभी? बोलो बेटा कौन सा फ्रैक्चर? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। कंप्रेशन मतलब क्या होता है बताओ, इसे समझ जाओगे आप। कंप्रेस्ड जैसे दबना, दबना। गुड, किसी चीज को दबाना। ठीक है। आप लोगों ने कभी किसी को दबाया है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस यस के अंदर? सर। पहला तो बात है ये नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आओ। अब ये देखो, जैसे बताया था मैंने इसके अंदर कि जब आपका अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगे, ये आपका बोन है, ये आपका बोन है। अब यहां से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यहां से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां से भी फोर्स लग रहा है आपका। तो ये बोन क्या होंगी? कंप्रेस्ड होंगी, कंप्रेस्ड होंगी। और जब ये आपस में दबेंगी, जब ये आपस में दबेंगी तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा ना। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या नाम था इसका? कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, इसको हम लोग कंप्रेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। हाँ शिवानी, बस आ रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, फिर उसके बाद आपके डाउट, सबके डाउट्स लूंगा। कंप्रेशन फ्रैक्चर, ठीक है, कंप्रेस्ड या कंप्रेशन फ्रैक्चर सेम ही है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है अब। ये आप लोगों को पता ही है। ट्रीटमेंट क्या लोगे इसके अंदर? रेस्ट का, रेस्ट मतलब कि आर से रेस्ट, राइस का आप ट्रीटमेंट लोगे। रेस्ट, कंप्रेशन, आइस और एलिवेशन, ये आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई डाइट। और इसके अंदर ये जो लास्ट वाली स्लाइड है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। एक मिनट, ये रहा जो नॉर्मली टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं। कंकशन क्या हो गया? ब्रेन इंजरी। फ्रैक्चर्स में आपके बोन हो गए, सिंपल फ्रैक्चर अंडर द स्किन, कंपाउंड फ्रैक्चर स्किन इज टर्न्ड ऑफ, ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर हैपेंस इन यंग, स्ट्रेस फ्रैक्चर स्मॉल क्रैक ओवरयूज, स्प्रेन, लिगामेंट्स, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर स्ट्रेन का मसल के अंदर, टेनिस एल्बो ओवरयूज, गोल्फर्स एल्बो ओवरयूज, एब्रेशन, ये सारी चीज मैं शॉर्ट करके एक स्लाइड के अंदर रख दिया जो इंपॉर्टेंट है। बस यही चीज था। अब पूछो बेटा किसके क्या डाउट्स वगैरह। बस खत्म है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेना। कुछ अभी डाउट है किसी के? कुछ शिवानी क्या डाउट था आपका? जो बच्चे बिहार एस्टेट का एग्जाम देंगे वो ध्यान रखो बेटा, आपका एग्जाम जो है वो 4 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में, 14 या 15 तारीख ऐसी कुछ है, मैंने आपको नोटिस भेज दिया है, इसके बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अब ये बच्चे क्या करेंगे? सभी बच्चे अभी क्लास में रहेंगे, चाहे यूजीसी नेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले, सभी को मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बतानी है अभी। तो अब बिहार एस्टेट वाले बच्चे क्या करेंगे? आपको जो एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एस्टेट के, यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो यूके एलटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा बिहार एस्टेट। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मुझे फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट मिल गया, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन शॉर्ट, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स वगैरह बुक वगैरह है, उस हिसाब से अगर मुझे कंटेंट मिल गया
तो मैं आपकी मैराथन क्लास ले लूंगा इसके ऊपर, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो इन शॉर्ट मैं आपकी मैराथन क्लास ले लूंगा, बट इन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, क्योंकि मैं बना तो नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज जो ये आपकी फाउंडेशन बैच चल रहा है इसके ऊपर मेरा मेन फोकस है। तो अगर मिल गया कंटेंट तो आई विल टेक योर मैराथन क्लास ऑन इट, और नहीं बना तब तक आप क्या करिए, इन पेपर को सॉल्व करिए, और आप जो कुछ ऐसे बुक्स हैं जैसे कि यूनिवर्स है, इन सब बुक को पढ़िए, इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर मोस्टली फोकस करिएगा आप डेट्स वगैरह जो हो गए, उसके बाद जो आपके ओलंपिक गेम्स हो गए, फिर उसके बाद गेम्स के मेजरमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें आप इसमें याद करेगा, मेनली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, बट डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, डोंट वरी। ये तो बात होगी बिहार स्टेट वालों की। अब नेक्स्ट आ जाओ, जो बच्चे एग्जाम देंगे EMRS DSSB इन सब के जो एग्जाम देंगे, वो आप बात सुन लीजिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो इज इट फॉर एवरीवन? नो 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 सर। अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अभी फिर। ये मैंने बिहार स्टेट वालों को बताया, जो बच्चे EMRS का पेपर देंगे या DSSB का पेपर देंगे, आप लोग का एग्जाम अक्टूबर मतलब कि नवंबर से पहले नहीं होने वाला, नवंबर से पहले आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इससे भी लेट जा सकता है, बट नवंबर से पहले तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग जो क्लासेस चल रहा है इसको फॉलो करिए, अपना फर्स्ट पेपर को अच्छे से स्टडी करिए और इसके ऊपर ध्यान बनाए रखिए। ठीक है, ये मैंने बताया आपको DSSB और EMRS के ऊपर, ये आप लोग ध्यान रखिए, जो बच्चे DSSB EMRS की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए, क्योंकि आपका EMRS के ऊपर भी स्टे लगा हुआ है, DSSB के ऊपर भी अभी जो है कोर्ट केस चल रहा है। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आइए UGC नेट वाले। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कब है, दिसंबर में है, कोई शक नहीं है, कुछ दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक बच्चा कोई पूछ रहा था फॉर्म कब फिल होंगे, तो फॉर्म आपके अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेंगे, अक्टूबर के मिड में शायद से जो है, या अक्टूबर के लास्ट में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे UGC नेट के। देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के कहा मिड, तो 20 30 60 और 15 75 डेज हैं आपके पास, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो अब जो क्लासेस होंगी, देखिए जो हमारा फर्स्ट फेज चला था, मैंने इसमें आपको बहुत अच्छा खासा टाइम दिया, मैंने आपको 5 डे का बीच में रेस्ट भी दिया, इसको कंप्लीट करिए। वो इसलिए दिया क्योंकि भैया वो नींव थी हमारी, उसको स्ट्रॉन्ग करना ही था हमें, स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो बहुत दिक्कत परेशानी आती हम लोग, इसलिए मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया। अब जो टॉपिक्स हैं वो इजी टॉपिक्स हैं, ऐसे जैसे ये आपका इंजरीज वगैरह का हो गया, थेरेपेटिक मोडेलिटीज हैं, तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे आप क्या देखोगे, आपका लोड बढ़ता जाएगा दिन पे दिन। ठीक है, दिन पे दिन लोड बढ़ता जाएगा आपका। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए इस चीज के लिए। ठीक है, इस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि अब आपके ऊपर लोड बढ़ता रहेगा, आपको अब मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। हमें नवंबर के मिड तक एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और अच्छे से समझ के कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि भगा भगा के। ठीक है, अच्छे से समझ के हमने कंप्लीट करना है नवंबर के मिड तक। वो इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आप लोगों का 1 महीने का कम से कम रिवीजन करवा सकूं, 1 मंथ का मैं रिवीजन करवा सकूं आप लोगों को, और जो बाकी 10 से 15 दिन बचे उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा पाऊं। तो ये मेरा प्लान है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए अपनी, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल एक्सीलेटर पे पैर रख दिया हम लोगों ने, और गाड़ी हमारी बहुत तेज जाने वाली है अभी। ये हो गया, तो ये आप लोग तैयार रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, UGC नेट वालों के लिए भी, EMRS वालों के लिए भी, बिहार स्टेट वालों के लिए। बाकी इसके अलावा और किसी का कोई एग्जाम वगैरह कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग अब मुझसे शेयर कर सकते हैं।